नाउ सो प्रीवियस जो हम लोगों ने 8 पे सेशन कंप्लीट किया था, तो एसिड प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन की हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन हमने किया था रिलेटेड टू दैट। नाउ बात आती है शेड्यूल की। तो व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ शेड्यूल? तो भाई शेड्यूल का मतलब क्या है ना, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार रिप्लाई करके बता दो कि ऑडियो वीडियो जो है वो सभी को क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बार अपडेट भी कर दो बच्चों को, बाकी सबको भी कि क्लास सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो सभी लोग भाई टाइम पे आ जाए क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए, सो नाउ इफ आई टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल, तो शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि इट में पॉसिबल कि अ पर्टिकुलर शेड्यूल में कंसिस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक शेड्यूल अगर हमारे पास है, शेड्यूल एस, ठीक है। सो दैट शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विद इन दिस, है ना। तो वो अपने अंदर क्या कर सकता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को कंसिस्ट कर सकता है। अब उस शेड्यूल को हम लोग सीरियल शेड्यूल कब कहते हैं? व्हेन वी कैन से दैट कि अ पर्टिकुलर शेड्यूल इज सीरियल। तो कहने का मतलब है कि पहले जो इस शेड्यूल में अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, तो पहले अगर हमारा ट्रांजैक्शन T1 पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन अगर हम लोग का कंप्लीट होता है, देन व्हाट वी कैन से सच टाइप ऑफ शेड्यूल इज कॉल्ड सीरियल शेड्यूल। तो इस टाइप के शेड्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? सीरियल शेड्यूल कहते हैं। तो सारे स्टेटमेंट T1 के एग्जीक्यूट हो, फिर सारे स्टेटमेंट T2 का एग्जीक्यूट हो, और अगर सपोज n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है तो पहले एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, फिर दूसरा शुरू होगा, जब वो कंप्लीट होगा तो तीसरा शुरू होगा, जब वो कंप्लीट होगा तो चौथा शुरू होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक। नाउ अगर हम इसके एग्जीक्यूशन की बात करें कि सीरियल शेड्यूल्स का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, तो देखिए कुछ स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं। नाउ सपोज टू बी हमारे पास एक डेटा A है और एक क्या है हमारे पास B है, ठीक है। नाउ A और B के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है बेटा, आपके पास ट्रांजैक्शन T1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसने A के कंटेंट को रीड किया। सपोज द इनिशियल कंटेंट ऑफ A इज 100 एंड B इज 200, ये इनिशियल वैल्यू थी। सो A के कंटेंट को रीड किया, तो इसने क्या रीड किया, 100 रीड किया। फिर उसने क्या किया, A में 30 ऐड किया, इट बिकम 130। बट ये जो चेंजेस है ना, ये अभी मेमोरी में अपडेट नहीं हुए। मेमोरी में कब अपडेट होंगे, जब आप यहाँ पे राइट ए ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे। जैसे ही राइट ए ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसने मेमोरी में अपडेट करके राइट कर दिया 130, ठीक है। तो ये एडिशन कहाँ पे हुआ, जो भी हम बोलते हैं ना कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या जो भी उसके रजिस्टर्स होंगे या जो लोकल मेमोरी होगी, वहाँ ये रिजल्ट था। जब राइट ए किया तो ये उसकी एक्चुअल लोकेशन पे जाके अपडेट हो गया। फिर हमने रीडिंग बी ऑपरेशन किया, बी का कंटेंट रीड किया और उसमें से 50 माइनस कर दिया, इट बिकम 150। और फिर हमने राइट बी ऑपरेशन परफॉर्म किया, सो नाउ दिस वैल्यू बिकम 150। ट्रांजैक्शन T1 कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, अब ट्रांजैक्शन T2 एग्जीक्यूट होगा। ये रीड ऑपरेशन, ये A की कौन सी वैल्यू रीड करेगा, तो बट ऑब्वियस है कि T1 ने जो A में चेंजेस किए थे वो अपडेटेड वैल्यू को ये रीड करेगा। यहाँ पे कितना है, 130। इसने 50 ऐड किया, इट बिकम 180। और जैसे ही ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नाउ द अपडेटेड वैल्यू ऑफ A बिकम 180। फिर B रीड हुआ, सो एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ B इज 150। इसने 150 रीड किया, -30 130 120 हुआ, और B को फाइनली अपडेट करके द फाइनल रिजल्ट ऑफ B इज 120। तो इस तरीके से सीरियल शेड्यूल जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो सिंपल एग्जीक्यूशन है, T1 पूरा करो, फिर T2 करो, फिर T3 करो, इनके बीच में कोई भी इंटरलिविंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि T1 के कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फिर T2 के हो रहे हैं, फिर T1 के हो रहे हैं, फिर T2 के हो रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि दैट इज द सीरियल एग्जीक्यूशन। अब जनरली जो सीरियल शेड्यूल्स होते हैं ना, उन सीरियल शेड्यूल्स की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम विद द सीरियल शेड्यूल? सीरियल शेड्यूल के साथ क्या प्रॉब्लम है, सीरियल। व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम विद द सीरियल शेड्यूल? What would be the problem with the serial schedule? So first is what? Suppose there is a transaction T1, T2, T3 and transactions are there, ठीक है। कितने ट्रांजेक्शन्स हैं? n ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे है। अब देखिए, ट्रांजेक्शन T1 के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फिर T2 के, फिर T3 के, फिर T4 के, फिर T5 के, एंड सो ऑन। सो दैट वुड बी द सीरियल वे।
अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला मोर वेटिंग टाइम, पॉइंट्स लिखते जाइएगा आप लोग, है ना, लिख लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स कि प्रॉब्लम विद सीरियल शेड्यूल क्या है, मोर वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। किसको ज्यादा लग रहा है सर, वेटिंग टाइम कहां ज्यादा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं nth ट्रांजैक्शन की बात करूं तो ये कब एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट होगा, जब उसके पहले के n-1 ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। सो ट्रांजैक्शंस में रजत बेटा वैल्यू रजिस्टर्ड से कैसे मेन, हाँ अल्टीमेटली बात वो ये, वो सारे ऑपरेशंस होंगे, बट हम जब राइटे कर रहे हैं मतलब कि हम मेन मेमोरी को, या मेन मेमोरी नहीं, मतलब जो भी ए का कंटेंट है, डेटाबेस जो है वहां पे हम उसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन जब हो रहा है वही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होगा, पहले रजिस्टर में होगा, फिर कैशे में होगा, फिर मेन मेमोरी में होगा, फिर सेकेंड मेमोरी में होगा, वो सब काम तो इंटरनली होते ही हैं, ठीक है। चलिए, सो मोर वेटिंग टाइम किसका, ट्रांजैक्शन Tn का, क्योंकि उसके पहले के n-1 ट्रांजैक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे हम nth को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, मोर वेटिंग टाइम इज देयर। रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज लेस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन लेस, कैसे रिसोर्स यूटिलाइजेशन लेस हो सकता है, सपोज इनमें से कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन था, ठीक है, जिस ट्रांजैक्शन की डिपेंडेंसी किसी और ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं थी, है ना, तो क्या हुआ, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को भी, सपोज मान लो nth ट्रांजैक्शन ही है, बट दैट ट्रांजैक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट n-1 ट्रांजैक्शन, तो भाई हम इसको पहले भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, इसकी डिपेंडेंसी तो थी ही नहीं, या हम इसको किसी भी पॉइंट पे एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन लेस हो गया, मतलब जो रिसोर्सेज पहले वाले ट्रांजैक्शन यूज ही नहीं कर रहे थे, इसको तो उन रिसोर्सेज का यूज करते हुए एग्जीक्यूट होना था, तो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं किया हमने। लेस थ्रूपुट हम यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा, वेरी लॉन्गर ट्रांजैक्शन, और सपोज बाद के जो ट्रांजैक्शंस थे वो स्मॉलर ट्रांजैक्शन थे, तो अगर हम थ्रूपुट देखें, थ्रूपुट का डेफिनेशन क्या होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली टर्म है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर T1 को एग्जीक्यूट करते हैं तो अकेला T1 ही एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर हम स्मॉलर ट्रांजैक्शंस उसी टाइम में एग्जीक्यूट करते तो हो सकता था कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उस स्पेसिफिक टाइम में ज्यादा एग्जीक्यूट हो जाते। इसका मतलब है कि थ्रूपुट आपका क्या है, लेस है। लेट रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं कि जब भी वेटिंग टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि किसी स्पेसिफिक, अगर रिस्पॉन्स nth ट्रांजैक्शंस की ही मैं बात करता हूं, तो इसको सबसे पहला रिस्पॉन्स कब मिलेगा, जब पहले के सारे ट्रांजैक्शंस आपके क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। जब तक पहले के सारे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो दिस आर द सर्टेन प्रॉब्लम विद द सीरियल शेड्यूल, और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्करेंट शेड्यूल का। कौन सा शेड्यूल यूज करते हैं, कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट शेड्यूल में बेटा करते क्या है एग्जैक्टली, सो इन अ कॉन्करेंट शेड्यूल व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग जो भी आपके पास शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना है, जैसे ट्रांजैक्शन T1, इसके कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, फिर T2 के एग्जीक्यूट हुए, फिर T3 के एग्जीक्यूट हुए, फिर मतलब T1 के एग्जीक्यूट हुए, फिर T2 के हुए, फिर वापस T1 के हुए, फिर T2 के हुए, मतलब इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करवा रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो कुछ समय ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। तो ये सीरियल एग्जीक्यूशन नहीं है, इट इज नॉट अ सीरियल एग्जीक्यूशन, वी कैन से दैट इट इज अ नॉन सीरियल बोल सकते, भाई जो सीरियल नहीं है तो वो क्या है, वो नॉन सीरियल है, तो नॉन सीरियल एग्जीक्यूशन कह सकते हैं, या फिर हम इसको कॉन्करेंट शेड्यूल भी कहते हैं। देखिए, तो अब होता क्या है, अगर इस टाइप के शेड्यूल्स हैं, तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइमलाइन, जो टाइमलाइन हम लोगों को यहाँ पे दी हुई है, अगर हम इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, अगेन द वैल्यू ऑफ A is 100 एंड द वैल्यू ऑफ B is 200। A का वैल्यू बेटा 100 है और B का वैल्यू क्या है, 200 है, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये वही जो ट्रांजैक्शन T1 पहले अगर पूरा एग्जीक्यूट करते, इसके पहले जो सीरियल शेड्यूल मैंने बनाया था, और T2 के सारे स्टेटमेंट मैंने बाद में लिखे थे, तो वो ही शेड्यूल है, बस उसको कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के फॉर्म में हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है।
तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल पॉइंट समझिएगा। एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले सर रीड करेगा, सर फिर अपडेट करेगा और फाइनल राइटिंग कर देगा यहाँ 130 का, ये यहाँ पे कर दिया। फिर सर ये रीड करेगा तो इसने यहीं 130 रीड कर लिया क्योंकि स्विच हुआ है ना इधर। फिर 180 हुआ और सर इसने फाइनल राइट 180 कर दिया मेमोरी के अंदर, मेमोरी में 180 मिल गया, ठीक है। सर इसने बी को रीड किया, दैट इज 200, उसमें से ये माइनस कर देगा सर 50 को और अपडेट क्या बचा सर 50, 150 यहाँ आ गया। अब क्या हुआ, सेकेंड ट्रांजेक्शन, रीड भी यहाँ हो रहा है, रीड भी यहाँ पे हुआ। इसने कितना रीड किया सर, वो 150 रीड किया, -30 किया, इट बिकम 120 एंड फाइनल राइटिंग इज 120, ओके। सो ये फाइनल राइट इसने 120 कर दिया, ये कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। इससे बेनिफिट क्या हुआ, तो भैया बेनिफिट ये हुआ कि जो पहले प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम्स इसमें ओवरकम होने के चांस है। लेट रिस्पांस मिल रहा था पहले ट्रांजैक्शन को, अब जल्दी रिस्पांस मिल गया, यही रिस्पांस मिल गया। पहले रिस्पांस कहाँ मिल रहा था, जब तक पूरा खत्म नहीं होता इसको रिस्पांस ही नहीं मिलता, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो सेकंड ट्रांजैक्शन में सिर्फ इतने ही स्टेटमेंट होते तो ये पहले खत्म हो जाता, थ्रूपुट भी बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ट्रांजैक्शन T2 B पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था तो उसको इस पूरे के एग्जीक्यूशन का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो पहले ही खत्म हो जाएगा अगर बाद के स्टेटमेंट नहीं है तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हमने पहले डिस्कस की वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ओवरकम हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। अब पॉइंट समझिएगा, जब हमने इसका सीरियल शेड्यूल किया था इसके पहले तो आउटपुट क्या आ रहा था सर, आउटपुट था 180, ए का डेटा था 180, सीरियल की बात कर रहा हूं बेटा जो भी हमने किया था 180 और बी का डेटा था 120। तो सीरियल में सर यही आउटपुट आ रहा था बट विथ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब हमने कॉन्करेंट एग्जीक्यूट किया तो भी सर डेटा तो जो आउटपुट है वो तो सेम मिल रहा है विदाउट प्रॉब्लम, तो फिर कौन सा तरीका बेस्ट है, सेम आउटपुट विथ प्रॉब्लम और सेम आउटपुट विदाउट प्रॉब्लम। तो व्हाट वी कैन से, क्या हम कहेंगे कि सर वही अगर आउटपुट मिलता है और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी ओवरकम होती है तो फिर ये तरीका अच्छा है, ये तरीका बेस्ट है। So that's why what we are doing, we are trying to design a schedule that is concurrent। तो हम कौन सा शेड्यूल डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, जो शेड्यूल कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है। तो सर क्या हर कॉन्करेंट शेड्यूल का आउटपुट सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कॉन्करेंट शेड्यूल था, इसका आउटपुट सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट आया, हाँ सर। इसी सीरियल शेड्यूल का और कोई भी कॉन्करेंट शेड्यूल बन सकता है। अरे भाई नॉन सीरियल इंटरलिविंग ही तो करनी है, मैंने ऐसे की थी, ठीक है। अगर मैं इसकी प्लेस पे अगर मैं नॉन सीरियल इंटरलिविंग कुछ इस तरीके से करता हूं, देखिएगा, है ना, उसी की नॉन सीरियल इंटरलिविंग में यहां पे करके बता रहा हूं। इफ आई एम डूइंग द नॉन सीरियल इंटरलिविंग लाइक दिस, रीड ए इज इक्वल्स टू, ए में क्या ऐड कर रहे थे 30, राइट ए ना, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे सीरियल शेड्यूल में। अब मैंने यहाँ पे रीड ए इक्वल टू ए प्लस 30 किया और यहाँ रीड ए करवा दिया और ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 50 किया और राइट ए यहाँ हुआ, फिर राइट ए यहाँ हुआ, ठीक है। सिमिलरली देन देयर इज अ रीड बी, बी में से मैंने 30 या 50 माइनस किए और राइट बी कर दिया, फिर भी यहाँ रीड हुआ, बी में से 30 माइनस किए और फिर यहाँ राइटिंग भी कर दी, ठीक है। नहीं ये सीरियल ही है, एक के बाद एक होगा। तो अब देखिए यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, हियर व्हाट वी कैन से, ए का वैल्यू 30 है और ए का वैल्यू 100 है और बी का वैल्यू 200 है। इन सारे स्टेटमेंट को अगर एक साथ इन सारे स्टेटमेंट को अगर एक साथ लिखोगे और उसके बाद ये सारे स्टेटमेंट एक साथ लिखोगे तो ये वही सीरियल शेड्यूल है जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बट अगर हम इसका इस तरीके से कॉन्करेंट शेड्यूल बनाते हैं तो आउटपुट क्या आता है, देखिए यहाँ ये ए की वैल्यू 100 रीड कर लेगा, ये 130 हो गया, लेकिन यहाँ बेटा अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया ना, ये तो अभी सिर्फ कैलकुलेशंस हुए हैं बट वो कैलकुलेशंस अपडेट यहाँ होंगे, अभी अपडेट नहीं हुए। और उसके पहले स्विच हो गया, स्विच हुआ तो प्रॉब्लम क्या हुई सर इससे, तो बेटा प्रॉब्लम ये हुई कि इसने ए का क्या कंटेंट रीड किया, जो मेमोरी में 100 था वही, क्योंकि अपडेशन तो हुए नहीं। सो 100 रीड कर लिया, इसने इसको 150 कर दिया और इसने राइट ए कर दिया, तो इसने ए की वैल्यू 150 कर दी। अब ये राइट ए आ रहा है तो T1 ने जो अपनी मेमोरी में ए का कंटेंट स्टोर करके रखा था, उसने अपने रजिस्टर में 130 स्टोर करके रखा था, तो वो वही तो अपडेट करेगा, तो ये 130 हो गया,
अब प्रॉब्लम क्या हुई, पहले सीरियल शेड्यूल में तो इसका आउटपुट 180 आ रहा था, लेकिन अगर आपने इस तरीके से कॉन्करेंसी की तो आपका आउटपुट कितना आ गया, 130 आ गया। तो ये तो गलत आउटपुट है। तो क्या ऐसे शेड्यूल हमें अलाउ करने चाहिए? नहीं, वी कांट अलाउ सच टाइप ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका आउटपुट इनके सीरियल शेड्यूल के आउटपुट के जैसा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्करेंट शेड्यूल्स हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, ये यूज नहीं होंगे। गॉट इट? इतना पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि इनका आउटपुट सीरियल शेड्यूल के आउटपुट के सेम नहीं है। तो हमें कौन से शेड्यूल यूज करने चाहिए? सो वी नीड टू यूज द शेड्यूल, वी नीड टू यूज द कॉन्करेंट शेड्यूल whose output is equivalent to output of its serial schedule। तो हम वो कॉन्करेंट शेड्यूल यूज करते हैं जिनका आउटपुट सीरियल शेड्यूल के आउटपुट के जैसा आता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्करेंट शेड्यूल्स को क्या कहा जाता है? जिनका आउटपुट सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट आता है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, इस पॉइंट पे वापस आएंगे। देखिए ये पॉइंट देखिए, इफ the output of concurrent schedule, all of you can write this definition, if output of concurrent schedule is same as its serial schedule, then such type of concurrent schedule is called serializable schedule। बेटा इस टाइप के कॉन्करेंट शेड्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स बनाना। क्यों सर, क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि बेटा इनका आउटपुट सीरियल शेड्यूल के आउटपुट के जैसा होता है और प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ठीक है, इसलिए। तो सर कैसे चेक करेंगे कि कोई कॉन्करेंट शेड्यूल हमें दिया है तो वो कॉन्करेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं? ये सर कैसे पता करेंगे? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि अ पर्टिकुलर शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल और नॉट? सर कैसे पता करेंगे, कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेटा देखिए, कैसे पता करेंगे कि एक दिया हुआ शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं? तो आपने बोला सर अभी आपने पता किया ना, ऐसे ही हम भी एग्जीक्यूट करके पता कर लेंगे। तो अगर मान लो सिर्फ आपको शेड्यूल रीड राइट ऑपरेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इंटरनल कैलकुलेशंस आपको नहीं दी हुई हैं, तो फिर कैसे पता करोगे? ठीक है, तो उस केस के लिए हम लोग यूज करते हैं, देयर आर 2 टेस्टिंग मेथड। 2 टेस्टिंग मेथड है बेटा आपके पास। कौन कौन सी? तो एक है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और एक है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। सो यू कैन यूज दिस 2 टेस्टिंग मेथड। इन दोनों टेस्टिंग मेथड्स को आप लोग यूज कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि दिया हुआ कॉन्करेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं। ठीक है, कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या होता है, ये सारी बातें तो हम लोग करेंगे ही, ये सारे पॉइंट्स तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। तो इतना आप लोग ध्यान रखें। तो ये अभी जो मैंने ये बताया ये सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? दैट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल और नॉट? एक बार रिप्लाई कर दो भैया, तो हम आगे फिर डिस्कस करें। ओके ओके, चलिए। तो अब ओवरऑल जो हम कहेंगे कि जो पूरा गेम है वो इन दोनों पे डिपेंड कर गया कि जो कॉन्करेंट शेड्यूल है वो काम के हैं या नहीं है, मतलब वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो सीरियलाइजेबल कब होगा? जब इनके थ्रू हम चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, उन सभी पॉइंट्स पे आएंगे थोड़ी सी देर में। उसके पहले ये पॉइंट समझ लीजिए, है ना, ये पॉइंट समझ लेते हैं, फिर वापस वहीं पे स्विच करेंगे। अगर सर हमें एक शेड्यूल एस दिया हुआ है और उसमें एन ट्रांजैक्शंस है, एक शेड्यूल एस है और उसमें एन ट्रांजैक्शन है, और हमसे पूछा कि उसके कितने सीरियल ऑर्डर्स, कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है, तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, एन फैक्टोरियल। अच्छा सर, एक शेड्यूल है सर विथ T1 T2, तो इसको सीरियली एग्जीक्यूट करने के कितने तरीके हुए बेटा? तो सर आप क्या कर सकते हो, पहले T1 कर लो फिर T2 कर लो, है ना, ये एक तरीका। या फिर कौन सा तरीका हो सकता है? तो सर ये भी हो सकता है कि पहले आप T2 कर दो और फिर T1 कर दो। मतलब कि अगर 2 ट्रांजैक्शन है किसी शेड्यूल में तो 2 सीरियल शेड्यूल बन सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, 2 फैक्टोरियल।
तो इसी तरीके से अगर n शेड्यूल है बेटा तो n फैक्टोरियल वेज यहाँ पे क्या है पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है 1 मार्क्स में सिंपल सा कि इफ वी हैव अ शेड्यूल एंड दैट कंसिस्ट n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हाउ मेनी सीरियल शेड्यूल्स आर देयर, देन योर आंसर इज n फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर सर हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि कितने 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 कॉन्करेंट शेड्यूल्स पॉसिबल है, हाउ मेनी कॉन्करेंट शेड्यूल्स आर पॉसिबल, वो कैसे निकालें। ठीक है, देखो तो अगर क्वेश्चन में एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक शेड्यूल हमें दिया हुआ है, इस शेड्यूल में 3 ट्रांजैक्शंस हैं, 3 ट्रांजैक्शन है। चलिए, हर ट्रांजैक्शन में कुछ स्टेटमेंट है, इसमें रीड है, ए है, राइट है, रीड बी है, राइट बी है, इसमें रीड बी है, राइट बी है, और इसमें रीड ए है, रीड बी है, रीड सी है, लाइक दिस। इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि इन स्टेटमेंट के मैंने ऑर्डर नहीं बनाए, मतलब ये T1 जो ये 4 काम करेगा, T2 ये 2 काम करेगा और T3 ये 3 काम करेगा। ठीक है, आपसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, यहाँ पे आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी सीरियल शेड्यूल्स आर देयर, सीरियल कितने हैं, है ना। तो आपका आंसर होगा सर सीरियल के लिए तो n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सर 6 तरीके हैं यहाँ पे इनको सीरियली एग्जीक्यूट करने के। ठीक है, कौन कौन से? तो सर T1 के बाद T2 के बाद T3 कर लो, या सर T1 के बाद पहले T3 को एग्जीक्यूट कर दो फिर T2 को कर दो, या सर T2 ले लो, T1 ले लो, T3 ले लो, या सर T2 ले लो, T3 ले लो और फिर T1 ले लो, या T3 सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दो फिर 1 कर दो फिर 2 कर दो, या सर आप क्या कर सकते हो 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 कर सकते हो। तो ये बेटा 6 वेज है सीरियली एग्जीक्यूट करने के। सीरियली का मतलब क्या होता है सर? तो अभी शुरू में बताया ना मैंने, क्या बताया? मतलब ये सारे एग्जीक्यूट होंगे, फिर ये एग्जीक्यूट होंगे और फिर ये सारे एग्जीक्यूट होंगे, लाइक दैट, सारे एक साथ सीरियल। अच्छा, कॉनकरेंट कितने हो सकते हैं? तो बेटा कॉनकरेंट का मतलब क्या है? कोई भी इंटरलीविंग चलेगी? यस सर, कोई भी चलेगी, है ना। हो सकता है कि इसका एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, इसका एक हो, इसका एक हो, फिर इसका एक, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कोई भी ऑर्डर बन सकता है, कोई भी ऑर्डर बन सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉनकरेंट शेड्यूल कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ कॉनकरेंट शेड्यूल, अच्छा बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कॉनकरेंट शेड्यूल पूछा है या टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स पूछा है? एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। मतलब कि जो सीरियल शेड्यूल है ना, ये जो 6 है, ये मैं जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉनकरेंट शेड्यूल निकालूंगा ना, तो ये 6 भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ये 6 भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनको टोटल शेड्यूल कह सकते हैं या नंबर ऑफ कॉनकरेंट शेड्यूल। मतलब वी कैन से दैट कि सीरियल शेड्यूल इज आल्सो अ काइंड ऑफ कॉनकरेंसी। चलिए ना, कैसे सॉल्व करना है सर? कैसे सॉल्व करना है सर? तो बेटा फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है? कि टोटल निकालना है ना, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन T1 में कितने स्टेटमेंट है सर? T1 में जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है सर वो 4 है। T2 में कितने हैं? 2 है। T3 में कितने हैं? 3 है। सभी को ऐड कर दो, 4 + 2 + 3, क्या करें सर? इसका फैक्टोरियल निकाल दो, इसका फैक्टोरियल निकाल दो। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल इंडिविजुअल फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो क्या करना है? नंबर ऑफ कॉनकरेंट शेड्यूल या टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल लिख लेना, 4 + 2 + 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो गया। अच्छा सर, अगर यहाँ पे 4 शेड्यूल्स होते तो क्या करते? तो बेटा चारों के स्टेटमेंट का ऐड कर देते और चारों के इंडिविजुअल से डिवाइड कर देते। अगर सर 5 होते तो पांचों के स्टेटमेंट का ऐड करके फैक्टोरियल निकाल देते और पांचों के इंडिविजुअल फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। सिंपल, ये तरीका है। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है? तो सर इसका रिजल्ट सपोज सर इसका रिजल्ट आया कुछ रिजल्ट आया सर, क्या आया? सपोज सर इसका रिजल्ट कैलकुलेशन कर लेना सभी लोग, क्या आ रहा है? सपोज इसका रिजल्ट आया A। ठीक है, अब सर अगर हमसे ये पूछा कि हाउ मेनी नॉन सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल, नॉन सीरियल,
तो अब अभी आपने कहा कि ये जो 6 है, ये 6 क्या है बेटा, सीरियल है, और ये टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स है या टोटल कॉन्करेंट शेड्यूल्स है। तो नॉन सीरियल कितने होंगे, तो ये जो कैलकुलेशन होके ए आया इसमें से 6 को माइनस कर दो, सिंपल। ये जो ए आया इसमें से 6 को माइनस कर दो, तो दैट इज नॉन सीरियल शेड्यूल। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 1 मार्क्स में ही आएगा क्योंकि कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला है। कितने सीरियल होंगे, कितने कॉन्करेंट होंगे, कितने नॉन सीरियल होंगे, तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेशन में ला सकते हो, ठीक है। सो सिंपली यू कैन डू द कैलकुलेशन लाइक दिस। चलिए, तो ये एक तरीका है, ये एक क्वेश्चन है ना। तो ये मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का एडिशन, उसका टोटल फैक्टोरियल, इंडिविजुअल फैक्टोरियल का डिवीजन, ठीक। और ये वही पॉइंट है कि नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल कितने होंगे, सो टोटल कॉन्करेंट शेड्यूल में से माइनस कर दो नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स को। गॉट इट। वापस बैक टू पॉइंट, किस टाइप के कॉन्करेंट शेड्यूल चाहिए, जो सीरियलाइजेबल होंगे। कैसे पता करेंगे, तो 2 टेस्टिंग मेथड है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल से चेक कर लो या व्यू सीरियलाइजेबल से चेक कर लो। तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट से चेक कर सकते हो या व्यू से चेक कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे सब कुछ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, मतलब प्रूफ इन द सेंस व्हाट, सभी पे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये पॉइंट्स वैलिड है। वैष्णवी A-6 बेटा कुछ नहीं, A मतलब टोटल कॉन्करेंट शेड्यूल, जो कैलकुलेशन मैंने किया नहीं ना, वो कैलकुलेशन आप लोग कर लो, कितना रिजल्ट आ रहा है, 1 2 5 6 रिजल्ट अगर आ रहा है तो 1 2 5 6 में से माइनस या कितना जो भी रिजल्ट आ रहा है, तो मैंने उसको कैलकुलेशन को A लिख दिया, तो वो जो रिजल्ट आएगा उसमें से 6 नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल थे उनको माइनस कर देना, तो जो बचा वो नॉन सीरियल हो जाएंगे ना। उसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लो, बस। चलिए, अब जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, है ना, जो पॉइंट हम लोगों को याद रखने चाहिए, क्या है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं, ये पता करने के लिए ये 2 टेस्टिंग मेथड है, ठीक है सर। अगर हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी टेस्टिंग को अप्लाई किया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को अप्लाई किया, ध्यान से सुनिएगा। सो अगर आपका शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल CS लिख देता हूँ मैं। सो इफ योर शेड्यूल इज CS, देन एवरी CS इज VS, मतलब अगर शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। इफ योर शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा, मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी टेस्टिंग को पास कर गया तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्टिंग को भी 100% पास करेगा। सो एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल, बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। भैया रिवर्स ट्रू नहीं है, इट इज ऑलवेज ट्रू। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो 100% वी सीरियलाइजेबल होगा, लेकिन वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। अगर सर आपका शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है या उस टेस्टिंग को पास कर गया, तो ऐसे सारे शेड्यूल आपके सीरियलाइजेबल शेड्यूल होते हैं, सीरियलाइजेबल होते हैं। तो ये कंडीशन है ऑलवेज ट्रू। अच्छा, अगर शेड्यूल सीरियलाइजेबल है तो वो क्या हमेशा व्यू सीरियलाइजेबल होगा? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। सो इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। तो एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल, बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। एवरी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल एंड वाइसा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ना तो अब हम यहां पे कह सकते हैं ना, ड्यू टू ट्रांजिटिविटी, जो CS है वो VS है और जो VS है वो सीरियलाइजेबल है, मतलब जितने भी CS है वो सारे के सारे सीरियलाइजेबल है, वो सारे के सारे सीरियलाइजेबल है। सो एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल,
बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि ये यहां से यहां तक ट्रू है बट यहां ट्रू नहीं है ना, इसलिए रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, देखिए जब भी बेटा हम नॉट ट्रू की बात करते हैं ना, इसका मतलब वही होता है कि 100% वैलिडिटी नहीं है। कुछ केस में एप्लीकेबल हो भी सकता है, कुछ केस में एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है, तो हम उस स्टेटमेंट को हमेशा नॉट ट्रू ही कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल होता क्या है, कैसे निकालते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, चलिए क्या यहाँ पे हम ये देखिए, इसको इन तीनों पॉइंट्स को समझने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है इस सर्कल के अंदर, और इस सर्कल के अंदर सारे व्यू सीरियलाइजेबल है। इसका मतलब क्या है, जितना CS का सर्कल है वो VS में तो है, बट VS में कुछ शेड्यूल ऐसे होंगे जो यहां है, वो CS में नहीं है। ठीक है, और इसको सीरियलाइजेबल भी कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों के सर्कल सेम है। ठीक, हाँ बेटा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो ना, एवरी CS इज VS लाइक दिस। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, कॉन्फ्लिक्ट को व्यू कैसे है सब, वो ये तीनों प्रूफ कब होंगे, जब हम कॉन्फ्लिक्ट पूरा पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब हम व्यू को पढ़ेंगे, व्यू के टाइम पे फिर ये प्रूफ होंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर जब व्यू पढ़ेंगे तो इन तीनों पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। कैसे चेक करें कि जो शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं। ठीक है, तो टू चेक अ पर्टिकुलर शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट, क्या करना है, आपको डिजाइन करना है प्रेसिडेंस ग्राफ। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या डिजाइन करना है, प्रेसिडेंस ग्राफ। प्रेसिडेंस ग्राफ की हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो सबसे पहला काम, आप डिजाइन करो प्रेसिडेंस ग्राफ फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, अब ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ साइक्लिक भी हो सकता है, मतलब उसमें साइकिल बन सकती है, और बिना साइकिल का भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है, सो इफ योर प्रेसिडेंस ग्राफ इज असाइक्लिक, मतलब अगर आपके प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल नहीं है, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहलाता है। असाइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, so if precedence graph is acyclic then such type of schedule is conflict serializable schedule। अच्छा सर, अगर precedence graph साइक्लिक हुआ तो क्या, तो वो conflict serializable नहीं है, सिंपल सा। असाइक्लिक है तो conflict serializable है, साइक्लिक है तो conflict serializable नहीं है। तो अब पॉइंट यहां पे आता है, अब पॉइंट यहां पे आता है कि प्रेसिडेंस ग्राफ डिजाइन कैसे करते हैं, है ना। इन पॉइंट्स को साथ के साथ लिखते भी जाओ बेटा, है ना, जिनको लिखना है नोट्स बनाने लिख लो। चलो राइट डाउन दिस पॉइंट्स, लिखिए, जैसे डन हो जाए तो बोल दीजिएगा, अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, राइट डाउन दिस। और देखो इन टाइप के पॉइंट्स को अगर हमें कम समय में, है ना, हालांकि आपकी इच्छा है पूरा लिखना है, तो कम समय में जब भी नोट्स बनाने होते हैं ना, उसका बेहतर तरीका क्या होता है पता है, ये लिखो CS, ये लिखो VS, और यहाँ पे और करके लिख लो S। ये तीन स्टेटमेंट ये इतनी सी चीज से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, कुछ और तो लिखा नहीं है। जितने CS है वो सब VS है, अगर कुछ VS में है तो वो CS में होगा, इसकी गारंटी नहीं है। और ये बाहर वाला VS CS एक ही बात है। तो ये सिंपल वे होता है। एग्जैक्टली, सो PDF तो बेटा मैं दे ही दूंगा, बट कुछ बच्चे को साथ साथ में लिखना है तो वो साथ में लिखते जाओ। बाकी जो यहाँ पे PDF है ना, आप शायद बोल रहे हो कि कुछ आगे पीछे स्लाइड्स हो गई होंगी पुरानी PDF में, तो इसलिए आप लोग नोटेड डाउन करो, ये ऑप्शनल है ना, आप नोटेड डाउन कर लो, ये PDF आपको मिल जाएगी। जिनको नहीं लिखना है उनको मिल जाएगी, जिनको लिखना है साथ में लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलेंगे तो आराम से लिखो, कोई समस्या नहीं है।
चलिए, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ये है बेटा, है ना। अब पॉइंट ये आता है कि सर प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनाया जाए, प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनाया जाए, हाउ वी कैन डिजाइन प्रेसिडेंस ग्राफ, है ना। पॉइंट ये है क्योंकि पूरा खेल जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का वो प्रेसिडेंस ग्राफ के ऊपर ही तो है। तो कैसे डिजाइन करेंगे, हाउ टू डिजाइन प्रेसिडेंस ग्राफ, ये हमें समझना है। तो यहां हम समझते हैं कि प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे डिजाइन किया जाता है, हाउ वी कैन डिजाइन प्रेसिडेंस ग्राफ। देखिए, तो एक ट्रांजैक्शन है, एक कोई शेड्यूल है, उस T1 एंड T2, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शन T1 परफॉर्म कर रहा है रीड ए ऑपरेशन और उसके बाद ट्रांजैक्शन T2 परफॉर्म करता है रीड ए ऑपरेशन। मतलब कि पहले वाले ने रीड किया, उसके बाद दूसरा वाला रीड कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसका प्रेसिडेंस ग्राफ को इस पर्टिकुलर शेड्यूल को प्रेसिडेंस ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में क्या होता है सर, ग्राफ में नोड्स होते हैं और सर ग्राफ में एजेस होती हैं, यही होता है ग्राफ में। यहाँ एजेस जो लेंगे हम वो डायरेक्टेड एजेस लेके चलेंगे, है ना, मतलब उनकी कुछ दिशा होंगी, उनकी कुछ डायरेक्शंस होंगी। तो क्या करना है, तो इस शेड्यूल में जितने ट्रांजैक्शन है ना बेटा, उतने नोड्स होंगे आपके ग्राफ में, उतने नोड्स होंगे, ठीक है सर। 2 नोड्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल। अब क्या, तो पॉइंट अब ये है कि अगर पहला ट्रांजैक्शन रीड करता है और उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन रीड करता है, तो 2 रीडिंग के बीच में आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग एज नहीं बनानी है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्टिंग एज, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, नोड्स होंगे, लेकिन इनके लिए कोई भी एज नहीं होगी, इनके लिए कोई भी एज नहीं होगी, ठीक है, ये चीज है। अब अगर शेड्यूल ऐसा कुछ है कि देयर इज अ ट्रांजैक्शन T1 एंड देयर इज अ ट्रांजैक्शन T2, फर्स्ट ट्रांजैक्शन राइटिंग ऑपरेशन करता है और उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन उसी डेटा आइटम पे रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए ये किस टाइप की डिपेंडेंसी हुई, RAR, रीड आफ्टर रीड। ये किस टाइप की डिपेंडेंसी हुई, RAW, रीड आफ्टर राइट। भैया ये रीडिंग कर रहा है राइटिंग होने के बाद में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देयर इज अ ट्रांजैक्शन T1 एंड T2। सो अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसने राइट किया फिर इसने रीड किया, तो डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन कौन है सर, जो T2 है सर, ये डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। तो जो डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है ना, उसके टूवर्ड आपको एज बनानी है, मतलब T1 से T2। सो द डायरेक्शन ऑफ एज इज लाइक दैट। रीड आफ्टर रीड में कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग एज नहीं बनेगी, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन परफॉर्म रीडिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। आप सब लोग इस ब्लैक बोर्ड पे जो भी मैं लिख रहा हूं, इस डिजिटल बोर्ड पे मैं जो भी लिख रहा हूं, वो आप सभी लोग एक साथ रीड कर पा रहे हो, मतलब मल्टीपल रीडिंग यू कैन डू, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो देयर इज नो एज, बट राइट आफ्टर रीड है, सो देयर इज एज। रीड आफ्टर राइट है तो देयर इज एज, ये रीड आफ्टर राइट है। अगर राइट आफ्टर रीड होगा तो भी एज होगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एज की जो डायरेक्शन है ना, वो हमेशा टूवर्ड होती है जो बाद में परफॉर्म हो रहा है। अच्छा सर, अगर ये पहले रीडिंग करे और ये फिर राइटिंग करे तो डायरेक्शन क्या होगी, तो अगेन बेटा डायरेक्शन इज टूवर्ड T2, डायरेक्शन इज टूवर्ड T2, ठीक। और अगर राइट आफ्टर राइट है तो क्या होगा, देखिए अगेन इसने राइटिंग ए पे परफॉर्म किया, फिर इसने राइटिंग ए पे परफॉर्म किया, तो अगेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड 2, जो बाद में हो रहा है उसकी तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है। एंड यू शुड रिमेंबर अ पॉइंट, एजेस बेटा जब ही बनाएंगे जब ऑपरेशन सेम डेटा पे परफॉर्म हो रहा है। अगर ये ए पे रीड कर रहा है और ये बी को राइट कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दोनों अलग अलग डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर टाइप के डेटा के ऊपर अगर रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो एजेस, तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग एजेस वहां पे हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज नो नीड टू मेक अ कॉन्फ्लिक्टिंग एज इफ द डेटा आइटम इज डिफरेंट। तो डिफरेंट डेटा आइटम के बीच में कोई एजेस हमें यहाँ पे नहीं देखना होती है। तो ये 4 पॉइंट्स आप सभी लोग भाई नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये 4 चीजें होती हैं। इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एक शेड्यूल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं, ठीक है। नोट इट डाउन। रीड आफ्टर रीड, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट,
देखिए एकांश बेटा, ऑन कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ पूरी स्लाइड में मैंने क्या बताया है। रीड आफ्टर रीड में कोई एज हमें नहीं बनाना है, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन हो, रीड राइट, राइट राइट, राइट रीड, जो बाद में हो रहा है, जैसे ये पहले हो रहा है ये बाद में हो रहा है, तो जो डायरेक्शन है वो बाद वाले की तरफ जाएगी। यस यस यस, कॉन्फ्लिक्टिंग के केस में ही बनानी है, सिर्फ रीड रीड इज नो कॉन्फ्लिक्ट। तो रीड रीड सिंपल सा याद रख लो ना, इसको एक लाइन में याद रख सकते हो, क्या पता रीड रीड में कोई एज नहीं बनेगी, बाकी सब में एज बनेगी, डायरेक्शन किधर होगी, जो बाद में हो रहा है, खत्म बात। डिपेंडेंसी के नाम मैंने बता दिए ना बेटा, डिपेंडेंसी के नाम क्या बता दिए, ये रीड आफ्टर रीड डिपेंडेंसी है, इसमें कोई एज नहीं बनाते। ये रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी है, इसमें एज बनती है। राइट आफ्टर रीड डिपेंडेंसी है, राइट आफ्टर राइट डिपेंडेंसी है, इसमें एजेस बनती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं बनती बस। चलो so see here, let's see क्या करना है हमको। there is a schedule as transaction T1 and T2 है ना, हमें क्या करना है, ऑपरेशन बनाना है। so there is a transaction T1 and there is a transaction T2। अब सबसे पहली चीज क्या है बेटा कि अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है और उसके बाद अगर वही ट्रांजेक्शन राइट कर रहा है तो क्या सर हमें सेल्फ लूप बनाना है? नो सर, नो नीड टू मेक एनी सेल्फ लूप, कोई सेल्फ लूप यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा खुद रीड कर रहा है खुद राइट कर रहा है ना, तो उस केस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मुझे लिखना है और मुझे पढ़ना है और मुझे लिखना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रीड एंड एट द सेम टाइम आई कैन राइट आल्सो, है ना। तो मैं रीडिंग राइटिंग परफॉर्म कर सकता हूं, उसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूंगा, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। भैया चेक कर लेना, फिर से वॉइस नहीं आ रही क्या? यार अभी राइट कर रहे हैं ना, तो आ तो रही है यार। उस केस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मुझे लिखना है और मुझे पढ़ना है और मुझे लिखना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रीड एंड एट द सेम टाइम आई कैन राइट आल्सो, है ना। तो आ रही है भाई, मेरे मोबाइल में तो आ रही है। चलिए देखिए, तो अगर सेम पर्सन रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेम ट्रांजैक्शन रीड राइट करता है, सो नो नीड टू मेक एनी सेल्फ लूप। ग्राफ में कभी भी सेल्फ लूप नहीं आएगा जो हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। हमें कॉन्फ्लिक्टिंग एज चेक करनी है डिफरेंट में। जैसे सपोज टू बी आई एम रीडिंग एंड यू आर राइटिंग, और यू आर राइटिंग एंड आई एम रीडिंग। अगर ऐसा कुछ है, सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ और आप पढ़ना चाहते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे सपोज टू बी, इसको ऐसे समझो, ये सर्कल है T1, यू वांट टू रीड दैट, है ना, आप इसको पढ़ना चाहते हो, बट अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि सर आपके पीछे कंटेंट छिप गया, हम पढ़ नहीं पाए, आपके पीछे कंटेंट छिप गया, हम पढ़ नहीं पाए, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। बट अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, तो हाँ सर आप लिख सकते हो और उसी टाइम पे हम पढ़ भी सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मतलब चांस है तो एज बनानी है, और जहां चांस ही नहीं है वहां एज बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए अब यहाँ T1 T2 में कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग एजेस हो सकती है, तो देखिए फर्स्ट वाला रीड कर रहा है, उसके बाद अगर ये रीड कर रहा है, क्योंकि रीड राइट में तो बनाना नहीं है ना, रीड कोई एज बनेगी क्या? कोई एज बनेगी नहीं सर, रीड में एज नहीं बनती। बट अगर सपोज सर ये फर्स्ट वाला रीड कर रहा है और उसके बाद मैं इस राइटिंग को देखूं, तो एज बनेगी, डेफिनेटली देयर इज अ एज। अच्छा सर इसके अलावा अगर ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये राइट कर रहा है, ये रीड कर रहा है, तो ये भी तो एज हो सकती है, यस। ये राइट कर रहा है, ये राइट कर रहा है, ये भी तो एज हो सकती है, यस। अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, तो वी कैन से दैट देयर इज अ एज फ्रॉम 1 to 2। क्या सर सारी एजेस बनानी जरूरी है? नहीं, एक ही बना दो, उसी से समझ में आ गया कि आपकी एक एज है ट्रांजेक्शन T1 से ट्रांजेक्शन T2 की तरफ। क्लियर? नाउ सी, ये हो गया डेटा, ये डेटा की एजेस हमने बना दी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि और भी डेटा प्रेजेंट है। कौन सा डेटा? B। तो सिमिलरली वी कैन से दैट कि ये रीडिंग परफॉर्म कर रहा है और फिर ये राइटिंग परफॉर्म कर रहा है। सो अगेन देयर इज अ एज फ्रॉम 1 to 2।
तो अल्टीमेटली जो एज बन रही है वो आपकी इस ट्रांजैक्शन से इस ट्रांजैक्शन की तरफ, इस ट्रांजैक्शन से इस ट्रांजैक्शन की तरफ ही बन रही है ना। तो क्या ये ग्राफ साइक्लिक है? नहीं, ये असाइक्लिक है, ये असाइक्लिक है। और अगर असाइक्लिक है तो ये किस टाइप के शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अच्छा सर, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो क्या व्यू सीरियलाइजेबल होगा? 100% बाय द डेफिनेशन, है ना। ये व्यू सीरियलाइजेबल है तो क्या सीरियलाइजेबल होगा? 100% बाय द डेफिनेशन। सो व्हाट वी कैन से, दिस शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, दिस शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एज वेल एज इट इज व्यू सीरियलाइजेबल एज वेल एज इट इज सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करोगे आप। ओके, नाउ सी बिल्कुल बिल्कुल कोई सेल्फ लूप नहीं है यहाँ पे। देखो अब हम यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, आप लोग एक पॉइंट देखिए। अगर सर शेड्यूल इस तरीके से है, शेड्यूल इस तरीके से, देयर इज अ ट्रांजैक्शन T1 T2, देयर इज अ रीड ए ऑपरेशन, फर्स्ट वाला रीड कर रहा है सर, then the second one perform reading a operation over this, and then is perform writing a operation, then this perform write a operation, then it perform read B operation, write B operation, there is a read B operation, write B operation. We need to check that कि ये जो शेड्यूल है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो ट्रांजैक्शन T1 और T2 ले लो बेटा। फिर आपको क्या देखना है, यहाँ रीड है, ये रीड कर रहा है ना, तो थ्रू आउट दी ट्रांजेक्शन T2 कहीं पे भी A पे अगर राइटिंग होता है तो आपको T1 से T2 एज बनानी है। तो यस, देयर इज अ राइटिंग, तो ये बना दी हमने, ये बना दी हमने कॉन्फ्लिक्टिंग एज। ठीक है, नाउ सी सर ये रीड कर रहा है सर, ठीक। अब जब T2 रीड कर रहा है ना, तो T1 में अगर कहीं पे भी A पे राइटिंग होगी तो कॉन्फ्लिक्टिंग एज बनेगी, यहां बन रही है। सो व्हाट वी कैन से, देयर इज अ एज फ्रॉम 2 to 1। सर ग्राफ साइक्लिक है, देन नॉट CS, तो भैया ये CS नहीं है, नॉट CS, नॉट CS, ठीक है, not CS, ठीक है। So what we can say, it is not CS। पॉइंट क्लियर है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। अब आप बोलेंगे सर बाकी चेक करें क्या? तो बेटा कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको एक भी साइकिल दिख जाती है ना, एक भी साइकिल दिख जाती है तो उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है, वहीं आप स्टॉप हो सकते हैं, वहीं आप रुक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें चेक करना था कि साइकिल है तो नॉट CS, साइकिल नहीं है तो CS। अच्छा सर ये नॉट CS है तो ये VS होगा या नहीं होगा? ये VS होगा या नहीं होगा? सो इट इज अ क्वेश्चन मार्क, इट इज अ क्वेश्चन मार्क। व्हाई? क्योंकि हर CS VS होता है, लेकिन कुछ ऐसे शेड्यूल हो सकते हैं जो व्यू सीरियलाइजेबल हो बट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं हो। तो फिर ये जो नॉट CS है वो VS होगा या नहीं होगा? ये VS की डेफिनेशन, व्यू सीरियलाइजेबल की डेफिनेशन ही बता पाएगी। इस मोमेंट पे, मतलब जितना हमने पढ़ा है या जितना आपने सीखा है उस मोमेंट पे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। तो अभी हम सिर्फ, अगर हाँ CS होता तो हमने पढ़ लिया था कि CS VS होता है और VS S होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल व्यू सीरियलाइजेबल होता है, व्यू सीरियलाइजेबल सीरियलाइजेबल होता है, ये पढ़ चुके थे तो वो हमने कह दिया। बट अगर ये नॉट CS है तो ये VS होगा या नहीं होगा? वी नीड टू चेक दैट थिंग। तो अभी इसको एज ए क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। चलिए, तो वो फ्यूचर बात है। ओके, नाउ सर सपोज टू बी हमें एक शेड्यूल दिया है सर, देयर इज अ शेड्यूल, देयर इज अ ट्रांजैक्शन T1 एंड देयर इज अनदर ट्रांजैक्शन T2, ठीक है। सर ये रीड ए कर रहा है, राइट ए कर रहा है, ये रीड बी कर रहा है, ये राइट बी कर रहा है, और ये रीड ए बी कर रहा है, और ये रीड बी कर रहा है और राइट बी कर रहा है। We need to check that कि this schedule is conflict serializable or not। बेटा हमें इसे चेक करना है
कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। ट्रांजैक्शन T1, ट्रांजैक्शन T2, ठीक है, ये रीड कर रहा है, ये रीड कर रहा है। पहले हर एक देखो स्टेप वाइज चलेंगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगी। ये रीड कर रहा है तो रीड के करस्पॉन्डिंग सामने वाला अगर राइट करता है तो एज बनती है। कहीं राइट हो रहा है ए पे? नहीं सर, कहीं पे भी ए पे राइट नहीं हो रहा, तो इसके लिए कोई एज नहीं बनाई। अब ये राइटिंग कर रहा है, अब ये राइटिंग कर रहा है, तो इस राइटिंग के करस्पॉन्डिंग सामने वाला चाहे रीड या राइट कर रहा हो कहीं पे भी, तो एज बनानी है। यस, तो ये राइट कर रहा है और देखिए ये यहाँ रीड कर रहा है। सो देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2। यस सर, सो यू नीड टू मेक अ एज फ्रॉम 1 to 2, बना दी, ठीक है। अब देखिए सेकंड, सर दिस परफॉर्म रीडिंग ऑपरेशन, सो व्हाट वी नीड टू चेक, वी नीड टू चेक दैट कि T1 कहीं राइटिंग कर रहा है क्या? हाँ सर, यहाँ कर रहा है। सो देयर इज एज फ्रॉम 2 to 1। यस सर, यस सर, देयर इज एज। सर साइकिल बन गई, सर साइकिल है तो क्या बोलेंगे? नॉट CS सर, नॉट CS, दैट्स इट, नॉट CS। अभिषेक शर्मा, बेटा पैरेलल एजेस बन सकती है, बेटा पैरेलल एजेस बन सकती है, बट उससे साइकिल नहीं बन रही ना भाई। T1 से T2 पे जाने के कितने ही रास्ते बना दो, 1 वे है। हमें तो अगर 2 वे होता है तो प्रॉब्लम है, बस। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा ग्राफ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ये बताया कि CS है या नहीं है, ये चेक कर रहे हैं। इफ यू वांट टू मेक द कंप्लीट ग्राफ, अगले वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक पूरा ग्राफ बना के कि भाई सारी कितनी कितनी एजेस सर बन सकती है, पूरा ग्राफ बना के बताओ, वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में वो भी देख लेंगे। सर क्या 2 ही ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है यार, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो कितने भी हो सकते हैं ना। चलिए ये रीड है सर, ये राइट कर रहा है, ये रीड भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है, ये रीड कर रहा है, ये राइट कर रहा है, और ये रीड भी कर रहा है। ओके, नाउ वी नीड टू चेक दैट दिस पर्टिकुलर इज CS और नॉट। पहला काम, ट्रांजैक्शन T1, T2 एंड T3, ठीक है। देखो बेटा ये रीड कर रहा है ना, इसके लिए एज देख लेते हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग कहीं राइटिंग हो रही है? यस सर, यहाँ हो रही है। सामने दूसरे ट्रांजैक्शन में देखते हैं ना, ये तो रीड कर रहा है। सो देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2, भाई 1 से 2 पे एक एज होगी, ये एज। सो 1 से 2 एक एज बना दी हमने, ठीक है। सर ये यहाँ राइटिंग हो रही है, सो इसकी वजह से यहाँ रीडिंग हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट है? यस सर, ये कॉन्फ्लिक्ट है। सो 1 से 3, सर 1 से 3 भी एज बना दी, ठीक है। ये राइट है, ये राइट है, सर एज बनेगी? यस, 1 से 2, तो ये तो ए डेटा आइटम के लिए ही बन रही है, तो ए के लिए ये एक एज बनाई थी, ए के लिए ये एक एज बनाई है ना, तो ठीक है। वापस यहाँ पे एक और एज ए के लिए ही जाएगी, तो आप सेम एज से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर ये बी पे रीडिंग कर रहा है, क्या चेक करें, कोई इस पे राइटिंग कर रहा है क्या? यस सर, नहीं सर, ये खुद ही राइटिंग कर रहा है, बाकी ना तो T1 राइटिंग कर रहा है ना T3 राइटिंग कर रहा है, मतलब इस रीड बी के लिए कोई एज नहीं बनेगी। लेकिन जैसे इस राइट बी पे आए और फिर ये रीड बी, सो देयर इज एज फ्रॉम 2 to 1, तो सर यहाँ एक एज बन रही है 2 से 1 बी के लिए। जब साइकिल चेक करना होती है बेटा, तो ए की एज है या बी की एज है उससे मतलब नहीं है, साइकिल का मतलब है कि 1 से 2, 2 से 1, मतलब ये साइकिल है। तो सर अगर 3 ट्रांजैक्शन है तो क्या तीनों की साइकिल होनी चाहिए? ऐसा नहीं है, कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने भी हो, अगर एक भी कहीं पे भी साइकिल दिख गई, चाहे 2 ट्रांजैक्शन की हो, चाहे 3 की हो, चाहे 4 की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ग्राफ में कहीं भी साइकिल है तो वो ग्राफ साइक्लिक ही कहलाएगा, और साइक्लिक है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको नॉट CS कहेंगे। तो ये नॉट CS है, ये नॉट CS है, ये नॉट CS है। चलिए so I think it is clear कि how to check conflict schedule is conflict serializable or not। एक बार अप्लाई करके बता दो।
कि इट इज क्लियर हाउ टू चेक अ पर्टिकुलर शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। ग्राफ देख के चेक करके बता सकते हैं बेटा आप सभी लोग? अगर कोई भी शेड्यूल दिया है उसमें ग्राफ देख के चेक करके बता सकते हैं आप सभी लोग? यस और नो, टेल मी। बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन तो अभी यहाँ से हट गया है, वो तुमको पीपीटी में ही मिल पाएगा, ठीक है, कि मैंने मिटा दिया उसको। चलिए सो दैट वुड बी द क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो गुड। ओके, तो अब नया पॉइंट इसमें बनता है। एक ही पॉइंट हो गया, इस पे क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, गेट का फेवरेट टॉपिक है यह, तो क्वेश्चन आता है। तो अगर आता है तो चेक करके हम बता सकते हैं कि शेड्यूल सीए से या नहीं है, वीए से या नहीं है, ठीक है, तो ये बता सकते हो। वीए अभी नहीं बता पाओगे पूरे तरीके से, सीए से तो वीए से इतना बता पाओगे, और वीए से तो एस है ये भी बता पाओगे, है ना। तो उसके आगे अब हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन गेट के फेवरेट क्वेश्चंस में से ही है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल्स। तो बेटा जब भी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल्स की बात करें, मतलब कि एक से ज्यादा शेड्यूल है, जैसे देयर इज अ शेड्यूल एस एंड देयर इज अ शेड्यूल एस1, हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों शेड्यूल्स दो डिफरेंट है, एक अलग शेड्यूल है, एक अलग शेड्यूल है। हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों शेड्यूल इक्विवेलेंट है। कौन सी इक्विवेलेंसी? कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। तो दो शेड्यूल को कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कब कहते हैं पता है? जब उन दोनों का प्रेसिडेंस ग्राफ बिल्कुल क्या बनता है? सेम बनता है। उन दोनों का अगर प्रेसिडेंस ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, if the precedence graph of transaction schedule S and S1 is exactly same, भाई एक शेड्यूल दिया था उसका ग्राफ आपने बनाया, दूसरा शेड्यूल दिया उसका भी ग्राफ आपने बनाया, और आपने क्या देखा? दोनों ग्राफ एकदम एक जैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होगा। सीरियलाइजेबल नहीं, सीरियलाइजेबल तो पहले पढ़ा था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो इफ द प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ टू शेड्यूल्स आर एग्जैक्टली सेम, then such type of schedules are conflict equivalent schedule, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग चेक करें, अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ है एस और एस1, और इसमें हमें चेक करना है कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं, वी नीड टू चेक दैट थिंग। सो हाउ वी कैन डू दैट? तो देखिए किस तरीके से करेंगे बेटा इसको, तो यहां देखिए, लेट्स सी हियर। अब दो तरीके होते हैं, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्टली अगर आपको या तो टाइमलाइन पे इस तरीके से ट्रांजैक्शन दिए हुए हो सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे दे देंगे, या फिर इस फॉर्मेट में भी दिए हुए हो सकते हैं। सो अगर इस फॉर्मेट में दिए हैं, है ना, तो ये शेड्यूल एस है और ये S1 है, वी कैन मेक दिस ऑन दैट टाइमलाइन। कैसे? तो देखिए R1A का मतलब क्या है? ये जो नंबर्स है ना 1 2 3 जो भी नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब है कि उतने ट्रांजैक्शन है। 1 मतलब ट्रांजैक्शन T1, 2 मतलब ट्रांजैक्शन T2, अगर 3 होता तो ट्रांजैक्शन T3। तो इसका RA1 का मतलब है कि ट्रांजैक्शन 1 परफॉर्म रीडिंग ऑपरेशन ओवर अ डेटा आइटम A। तो देखिए सबसे पहले वो हुआ, फिर पहला वाला ही राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है A पे, तो फिर वो लिखा। फिर सेकंड वाला रीड परफॉर्म कर रहा है A पे, वो लिखा। फिर सेकंड वाला राइट कर रहा है A पे, वो लिखा। फिर पहला वाला रीड कर रहा है B को, वो लिखा। फिर राइट कर रहा है, वो लिखा। फिर सेकंड वाला रीड कर रहा है, वो लिखा। और फिर सेकंड वाला राइट कर रहा है, वो लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी शेड्यूल्स दिए हुए हैं तो उन शेड्यूल्स को आप टाइमलाइन पे लेके आ जाओ। ये S, ये S। नाउ इसका हमें देखना है कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं। तो बेटा क्या बनाएंगे? प्रेसिडेंस ग्राफ। चलिए पहले एस के लिए प्रेसिडेंस ग्राफ बना के देख लेते हैं। सर ये रीड कर रहा है, ये राइट कर रहा है, एज बनेगी क्या? यस। कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2। किसके लिए? ए के लिए, ठीक है। सर ये राइट कर रहा है, ये रीड कर रहा है, ये राइट कर रहा है, ये राइट कर रहा है, अल्टीमेटली देयर इज अ एज फ्रॉम
1 to 2 फॉर ए। यस सर। सर एक ये बी पे रीडिंग राइटिंग हो रहा है और उसके बाद बी पे यहाँ पे रीडिंग राइटिंग हो रहा है, तो अल्टीमेटली अगेन किसी भी कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग, चाहे ये रीड बी राइट बी देखें, देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2। यस। फॉर विच डेटा आइटम? फॉर डेटा आइटम बी। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है इस केस में। लेट्स सी इसके लिए क्या होगा। ये रीडिंग कर रहा है, यस। ये राइटिंग कर रहा है, यस। सो व्हाट वी कैन से, देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2। यस सर। नाउ ये राइट कर रहा है, ये राइट कर रहा है, ये राइट कर रहा है, देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2। ये राइट कर रहा है, ये रीड कर रहा है, अल्टीमेटली देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2। सो 1 से 2 एक एज होगी ए के लिए, है ना। डिफरेंट ग्राफ भी बना सकते हो या सेम ग्राफ में भी चेक कर सकते हो, अलग से बनाना है तो अलग से बना लो। ग्राफ शुड लुक लाइक एग्जैक्टली सेम, ये ए के लिए। ठीक, नाउ यू कैन सी हियर सर देयर इज अ रीडिंग ऑपरेशन, देन देयर इज अ राइटिंग ऑपरेशन, सो देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2। या फिर ये राइट कर रहा है, ये रीड कर रहा है, या ये राइट कर रहा है, ये रीड कर रहा है, अल्टीमेटली देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2, तो बी के लिए एज। सो व्हाट वी कैन से, दोनों के ग्राफ अगर सेम बन रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस। सो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। ठीक है, नहीं शिवम सिंह ऐसा नहीं है बेटा कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे, ये नहीं बोला मैंने, ये नहीं बोला मैंने। दो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो भी सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं भी हो सकते हैं, यहाँ वो पॉइंट ही नहीं है। यहाँ सिर्फ पॉइंट ये है कि इन दोनों का ग्राफ अगर एक जैसा दिखे तो ये इक्विवेलेंट है, बस। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं ये चेक करने के लिए तो बेटा उसमें साइकिल है या नहीं ये देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ असाइक्लिक है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, बट अगर ये साइक्लिक होते तो हो सकता था कि ये दोनों साइक्लिक होते, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होते हैं बट सीरियलाइजेबल नहीं होते। यस एग्जैक्टली असद अली बेटा, ट्रांजैक्शन तो इक्वल होने ही चाहिए ना भाई, ग्राफ पूरा सेम। अब यार एक में 3 ट्रांजैक्शन है, एक में 3 ट्रांजैक्शन है और एक में 2 ही ट्रांजैक्शन है, तो क्या कभी इन दोनों का ग्राफ सेम होगा? नहीं होगा। इसके ग्राफ में 3 नोड होंगे, इसके ग्राफ में 2 नोड होंगे, तो वो तो कभी इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकते ना। तो ट्रांजैक्शन तो सेम, पूरा ग्राफ एक जैसा बनना चाहिए यार, पूरा ग्राफ एक जैसा बनना चाहिए बस। चाहे वो साइक्लिक हो चाहे असाइक्लिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ग्राफ एक जैसा बनना चाहिए। ठीक, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब मेनली हम यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, और मतलब ये क्वेश्चन पूछने का जो रीजन है वो क्या है, देखिए हम क्या कह रहे थे, हमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल मिला। यस सर, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मिला। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी शेड्यूल का ये प्रेसिडेंस ग्राफ था, तो बताओ वो शेड्यूल, सपोज ये कोई शेड्यूल एस है, उस शेड्यूल एस का ये प्रेसिडेंस ग्राफ था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं? टेल मी, वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं? टेल मी। So we can see here कि सर ग्राफ जो है वो असाइक्लिक है तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, CS4 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो आउटपुट है वो इसके सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होगा, मतलब सीरियल शेड्यूल का जो आउटपुट है वो सेम ही होगा ना।
यही तो पॉइंट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो इसका आउटपुट और सीरियल शेड्यूल का आउटपुट सेम है। अब ये तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अब हमें ये पता करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरियल शेड्यूल है, इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरियल शेड्यूल है उसका ऑर्डर क्या है, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ सीरियल शेड्यूल। तो सीरियल शेड्यूल का ऑर्डर पता करने के लिए हम लोग इस प्रेसिडेंस ग्राफ का टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालते हैं। क्लियर है? तो आपको क्या पता करना है कि जो आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरियलाइजेबल शेड्यूल बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, T2 होगा, T3 होगा या किसी और तरीके से होगा, ये पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का टोपोलॉजिकल शॉर्ट निकालते हैं या टोपोलॉजिकल ऑर्डर भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं सर, हाउ वी कैन डू, हाउ वी कैन फाइंड। तो बेटा सबसे पहली चीज तो जो भी आपको ग्राफ दिया है ना, दैट ग्राफ शुड बी असाइक्लिक, ग्राफ असाइक्लिक होना चाहिए। टोपोलॉजिकल शॉर्ट निकालने के लिए ग्राफ असाइक्लिक होना चाहिए। तो हमें पता है सर कि CS का जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा असाइक्लिक ही तो होता है, CS का ग्राफ हमेशा असाइक्लिक होता है, तो ऐसी दिक्कत कभी आएगी नहीं, ग्राफ कभी साइक्लिक हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द नोड हुज इन डिग्री इज 0। आपको सबसे पहले बेटा वो नोड निकालना है जिसकी इन डिग्री क्या है, जिसकी इन डिग्री क्या है, 0 है। इन डिग्री क्या होती है सर, नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस। सो T1 का इन डिग्री 0 है, एक भी एज नहीं आ रही इसकी तरफ। T2 का इन डिग्री 2 है, T3 का इन डिग्री 1 है। सिर्फ इन डिग्री की बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ इन डिग्री की बात कर रहे हैं बेटा। सो T1 का इन डिग्री जो है वो 0 है, T2 का इन डिग्री 2 है, T3 का इन डिग्री 1 है। ठीक है, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई अ नोड हुज इन डिग्री इज 0। सर T1, इसका मतलब ये है कि T1 किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की इन डिग्री 0 है ना, उसकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है। जब किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट कर दे, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सीरियल शेड्यूल में अगर किसी को एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे करेंगे, T1 को। सर T1 अगर एग्जीक्यूट हो गया तो T1 एग्जीक्यूट हो गया मतलब ग्राफ में से क्या करो, उस T1 नोड को हटा दो और उससे जाने वाली एजेस भी हटा दो। रिमूव द नोड T1 एंड ऑल्सो द एजेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड। ठीक है सर, तो सर जो रिमेनिंग है वो आपका ग्राफ ऐसा बचेगा सर। ठीक है, अब इस ग्राफ में बताओ किस नोड की इन डिग्री 0 है। तो आप देख सकते हैं सर T3 की इन डिग्री 0 है, T1 की इन डिग्री तो अभी भी 1 है। मतलब अब अगला नोड जो एग्जीक्यूट है, जिसकी डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, वो T3 है। तो T1 के बाद जो एग्जीक्यूट करोगे बेटा वो T3 एग्जीक्यूट करोगे। और सर T3 के बाद तो भैया T3 भी हट गया, तो अब कौन बचा, अब सिर्फ और सिर्फ T2 बचा ना, इसकी इन डिग्री 0 हो गई, तो कौन सा एग्जीक्यूट करोगे, T2 एग्जीक्यूट करोगे। सो दैट वुड बी द ऑर्डर ऑफ सीरियल शेड्यूल। तो ये सीरियल शेड्यूल का ऑर्डर है, ये सीरियल शेड्यूल का ऑर्डर है, गॉट इट। दैट वुड बी द ऑर्डर ऑफ सीरियल शेड्यूल। चलिए, क्लियर इतना, क्लियर इतना। तो इस पे क्वेश्चंस बेटा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं, या तो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ सीरियल शेड्यूल, या सिंपल सा ग्राफ दिया और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोपोलॉजिकल शॉर्ट। तो ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं टोपोलॉजिकल शॉर्ट के ऊपर ही, टोपोलॉजिकल शॉर्ट पे ही कुछ चीजें देखते हैं कि ग्राफ पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्राफ्स का। अगर बेटा ऐसा कुछ डायग्राम है आपके पास में, क्योंकि भाई प्रेसिडेंस ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है ना। सपोज प्रेसिडेंस ग्राफ लुक लाइक दिस and we need to identify the serial schedule corresponding to that precedence graph, है ना। so इस पर्टिकुलर का हमें सीरियल शेड्यूल निकालना है। इन डिग्री निकाल लो भाई, इसका 0 है सर, इसका इन डिग्री 1 है,
इसका इन डिग्री 2 है, इसका इन डिग्री 0 है। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर देयर इज अ 2 नोड विद इन डिग्री 0, T1 का भी सर 0 है, T4 का भी सर 0 है, तो सर क्या करें इस केस में, क्या करें, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, किसको पहले एग्जीक्यूट करें? तो भाई अगर एक से ज्यादा नोड की इन डिग्री 0 है ना, इसका मतलब है उनमें से किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। T1 पहले कर लिया अगर, या फिर एक और तरीका क्या हो सकता है, T4 कर सकते हो, 2 पॉइंट है। चलिए सर, अगर सर मैं T4 एग्जीक्यूट कर देता हूं पहले, अगर मैं T4 एग्जीक्यूट कर देता हूं पहले, देखो तो सर T4 हट जाएगा, T4 हट जाएगा और T4 से जाने वाली एज हट जाएगी, यस सर, हटा दिया। अब जो बचा हुआ डायग्राम है ना, उसमें किसका इन डिग्री 0 है सर? अब इसका इन डिग्री बेटा क्या हो गया, इसका इन डिग्री क्या हो गया, इसका इन डिग्री 1 है, इसका इन डिग्री भी 1 है और इसका इन डिग्री 0 है, तो सर अब T1 एग्जीक्यूट होगा, T1 एग्जीक्यूट होगा। T1 से जाने वाली एजेस सर हमने हटा दी, तो अब जो है अब T2 की इन डिग्री हो गई 0, तो अब T2 एग्जीक्यूट होगा। और सर फिर T2 से जाने वाली एजेस हटेंगी तो फिर इन डिग्री 0 हो जाएगी सर T3 की, तो लास्ट में T3 एग्जीक्यूट कर दिया, यस सर, ठीक है, ठीक है। अब क्या किया सर, ये तो एक ऑर्डर है, अगर T1 ले लेते पहले तो क्या करते, तो वो भी देख लेते हैं। Let's see. Now T1 को का इन डिग्री 0 है, इसका भी इन डिग्री 0 है सर। पहले हमने अगर T1 एग्जीक्यूट किया देन व्हाट विल हैपन, T1 एग्जीक्यूट किया, सो बेटा T1 से जाने वाली एज को क्या कर दो, हटा दो, T1 से जाने वाली एज को हटा दो, ठीक है सर, T1 से जाने वाली एज हमने हटा दी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ सर, अब क्या हुआ पता है, T4 का इन डिग्री तो 0 है, लेकिन T2 का भी इन डिग्री 0 है इस रिमेनिंग ग्राफ में, मीन्स सर अब T4 भी ले सकते हो, T2 भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। तो T1 के बाद T2 आ सकता है, T1 के बाद बेटा T4 भी आ सकता है ना, T1 के बाद T2 आ सकता है, T1 के बाद T4 भी आ सकता है। अगर T2 आता है, अगर T2 आता है तो देखिए T2 से जाने वाली एज हमने हटाएंगे, T2 से जाने वाली एज हमने हटाएंगे, हटा दी सर, रिमूव कर दी सर, ठीक है। सो T4 और फिर T3, या फिर T2 एंड देन T3। सो अल्टीमेटली इसके कितने डिफरेंट बन गए टोपोलॉजिकल शॉर्ट, 3 डिफरेंट बन गए। तो बेटा किस पे डिपेंड करता है, ग्राफ पे डिपेंड करता है, ग्राफ कैसा है उस पे डिपेंड करता है। अगर ग्राफ ऐसा है तो 3 बनेंगे, अगर ग्राफ ऐसा है तो 3 बनेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई ये सभी को क्लियर है, ये सभी को क्लियर है, एक बार चेक कर लो, ये सभी को क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, ठीक है, एक ग्राफ मैं देता हूं, एक ग्राफ मैं बनाता हूं, आप सभी लोग बताइएगा उसके कितने सीरियल शेड्यूल्स पॉसिबल है, ठीक है। देखो ग्राफ, how many serial schedules possible for this precedence graph? बेटा ओवरऑल ग्राफ को देख के बनाएंगे, पर एक एक करके तो बनाओगे, एट ए टाइम एक ही तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। आपको तो सिर्फ इन डिग्री जिनकी 0 होती जाती है उनका, उनमें अगर एक से ज्यादा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एक से ज्यादा नोड है तो उनमें से फिर किसी को भी तो एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलिए इसके लिए बताइए कितने पॉसिबल है,
हाउ मेनी पॉसिबल फॉर दिस? A graph with 4 node without vertex. सर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब सर ये होता है सभी की इंडिग्री 0 है सर, सभी की इंडिग्री 0 है, मतलब सर कोई ट्रांजैक्शन किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब किसी को भी पहले ले सकते हैं, किसी को भी पहले ले सकते हैं, मतलब बेटा हो गया ये 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितने सीरियल पॉसिबल है, किसी को भी ले लो पहले, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 ट्रांजैक्शंस हैं, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट? 24, 24। सो इफ नो एज, कोई एज नहीं है बेटा तो 24, कोई एज नहीं है तो 24, ठीक है। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ओ, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। बट अगर ग्राफ एग्जैक्टली बना हुआ दिया है, इज लाइक दिस, T1 देखिए, T1 T2 T3 T4 T5। इस ग्राफ के लिए बताइए, इस ग्राफ के लिए बताइए हाउ मेनी टोपोलॉजिकल शॉर्ट इज देयर फॉर दिस ग्राफ। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो इसके कितने टोपोलॉजिकल शॉर्ट पॉसिबल है, इसके कितने टोपोलॉजिकल शॉर्ट पॉसिबल है? सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट वे है वो क्या है भाई? जो नोड जिनकी इन डिग्री 0 है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती हो सकती है, क्यों हो सकती है सर गलती? क्योंकि एक फिक्स्ड फार्मूला तो मैंने बताया नहीं कुछ, है ना, फिक्स्ड फार्मूला तो है नहीं, ग्राफ देख के ही हमें बताना पड़ेगा। तो अगर हम कोई कॉम्बिनेशन लेना भूल गए तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ अगर इस तरीके से रखोगे ना, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ, तो गलती नहीं होगी और सारे निकल आएंगे। कैसे? देखो सर इन डिग्री T1 की 0 है और सर T4 की 0 है, मतलब बेटा पहले शुरुआत जो है वो T1 भी एग्जीक्यूट हो सकता है, T4 भी हो सकता है। यस सर, मतलब पहले आप T4 का भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो, पहले आप T1 का एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो ना। यहाँ इस पॉइंट पे रुक जाओ, इस पॉइंट पे रुक जाओ। फिर क्या देखो, फिर क्या देखो, अगर मैं T4 एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो T4 से जाने वाली एजेस हमें हटानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं मैं, इसको मैंने हटा दिया। अब कौन इन डिग्री 0 है? सर T1 इन डिग्री 0 है, तो इसके बाद T1 बनेगा। यस सर, सो T1 से जाने वाली एजेस हटानी पड़ेंगी। यस सर, सो T1 से जाने वाली बेटा एजेस मैंने हटा दी, ये हटा दी। अब किसकी इन डिग्री 0 है? सर अब T2 और T5 दोनों की 0 है सर, मतलब इसके बाद T2 भी आ सकता है। यस सर, और इसके बाद T5 भी आ सकता है। यस सर, सर T2 भी हो सकता है, सर T5 भी हो सकता है। अब आप देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर T2 मैं हटा देता हूँ तो फिर T5 की इन डिग्री 0 बचेगी ना, तो T2 के बाद सर T5 आएगा और फिर T3 आएगा, ठीक है। अगर T5 को मैं ले लेता हूँ तो फिर T2 आएगा, फिर T3 आएगा, ठीक है। तो फिर T2 आएगा, फिर T3 आएगा, ये कॉम्बिनेशन यहाँ बन गया, ठीक है। अब T1 से भी तो शुरुआत हो सकती थी सर, बिल्कुल बेटा T1 से भी शुरुआत हो सकती थी। तो इस ग्राफ को फिर से बना लेते हैं। इस ग्राफ को फिर से बना लेते हैं। चलिए लेट्स सी सर T1 से भी शुरुआत हो सकती थी, ठीक है। T1 की इन डिग्री 0 है, T1 हमने लिया, ठीक है। सो T1 से जाने वाली एजेस हटा दे। यस सर, जैसे ही आपने T1 से जाने वाली एजेस को रिमूव किया तो अब इन डिग्री 0 इन 3 नोड्स की हो गई सर, 0 0 0। सो इन तीनों में से कोई भी एग्जीक्यूट हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट हो सकता है। सो T1 के बाद सर T2 आ सकता है, T1 के बाद T5 आ सकता है, और T5 के बाद है ना, ये T4 था ना, ये T4 था, T4 भी आ सकता है सर, तीनों में से कोई भी आ सकता है। अगर बेटा मैंने T2 लिया तो
सर अगर आपने T2 को एग्जीक्यूट कर दिया, देखो सर T3 की डिग्री तो 3 है, मतलब ये तीनों जब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे तब तक T3 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि T3 तो सर सबसे आखिरी में ही एग्जीक्यूट होगा। यहाँ कितने हैं सर, ये 0 0 0, तो बेटा मेरे ये ले सकते हो T2, तो फिर T2 के बाद कौन ले सकते हो सर, 2 और 4 में से कोई भी ले सकते हैं सर, 2 और 4 में से कोई भी ले सकते हैं। चलिए T2 के बाद जस्ट मिनट, T2 के बाद T2 ले लिया तो फिर 4 और 5 में से कोई भी ले सकते हैं, T4 और T5 में से कोई भी ले सकते हैं सर। 4 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 3 आएगा, 5 के बाद सर 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, ठीक है। अगर मैंने T5 पहले ले लिया तो सर फिर 2 और 4 में से कोई भी आ सकता है, 2 और 4 में से कोई भी आ सकता है। 2 लिया फिर 4 लेना पड़ेगा और फिर 3 आएगा, 4 लिया तो 2 लेना पड़ेगा फिर 3 आएगा। और अगर सर मैंने T4 लिया तो बेटा T2 और T5 में से कोई भी आ सकते हैं। सो T2 T5, 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, या फिर 5 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। कितने बन गए, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, योर आंसर इज 8, योर आंसर इज 8। सर क्या यहाँ पे देख के ये बता सकते थे कि तीनों की डिग्री 0 है तो फैक्टोरियल 3 होगा, बिल्कुल बता सकते थे, शॉर्टकट इसी को कहते हैं। 3 तो ये 6 है, और सर ये 2 थे तो ये 2 + 6 8, ऐसे भी निकल सकता था, हाँ बिल्कुल ऐसे भी निकल सकता था। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना रहेगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। चलिए इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। फिर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल के करस्पॉन्डिंग टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकाल के वो सीरियलाइजेबल जो उसका सीरियल शेड्यूल है उसका ऑर्डर क्या होगा, ये बात थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल की, कि हमें जो दिया हुआ शेड्यूल है वो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं, ये कैसे पता किया जाता है। देखिए क्या करना है, एक शेड्यूल मैं आपको देता हूं, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं, फिर व्यू सीरियलाइजेबल को डिस्कस करूंगा। Check this and tell me it is conflict serializable or not. बेटा साइकिल होगा तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकलेगा ही नहीं। शुरू में ही मैंने बताया कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर असाइक्लिक ग्राफ का निकलता है, ठीक है, तो वो निकलेगा ही नहीं। क्लास है बेटा 10:30 तक, 10:30 बजे तक है। बेटा देखिए कल ही मैंने टाइमिंग आपको बताई थी कि जो टाइम है मैंने कल बताया था, है ना, 6 to 8, 8:30 to 10:30, है ना। कल बेटा क्लास थोड़ा कम हुआ था तो आप लोग भाई टेलीग्राम पे बिल्कुल शोर मचा दिए थे, है ना, तो फिर मैंने क्लास का टाइम बढ़ाया। फिर जब बढ़ाते हैं तो फिर आप कम करने का बोलते हो, तो फिर यार एक पॉइंट सब लोग रखो ना, क्या करना है, ठीक है। और कल तो सैटरडे और सैटरडे संडे को थोड़ी क्लास हमारी लॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो कल का सभी लोग रेडी उसी हिसाब से प्रिपेयर होके आइएगा, है ना। तो क्लास कल शुरू हम लोग जल्दी करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कल थोड़ा लॉन्ग क्लास होगा।
It is CS or not? 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 देखिए, so sir, there is a transaction T1, there is a transaction T2 and there is a transaction T3, है ना? 3 ट्रांजेक्शन है बेटा हमारे पास. ट्रांजेक्शन T1 में रीड है और फिर राइट है. सो व्हाट वी कैन से, देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2, देयर इज एज फ्रॉम 1 to 2. ठीक. फिर हम लोग क्या कहेंगे कि सर देयर इज एज आल्सो फ्रॉम 1 to 3, क्योंकि ये रीड कर रहा है फिर ये भी तो राइट कर रहा है. सो 1 से 3 भी एज होगी सर, बिल्कुल. अब सर T2 के अगर करस्पॉन्डिंग हम देखें तो ये राइट कर रहा है और फिर ये राइट कर रहा है, तो एक एज 2 से 1 भी जाएगी. यस सर. और ये राइट कर रहा है फिर ये राइट कर रहा है, सो एक एज फ्रॉम 2 से 3 भी जाएगी, बिल्कुल. ठीक है. ये राइट कर रहा है और फिर ये राइट कर रहा है, तो एक एज फ्रॉम 1 से 3 भी जाएगी. सो 1 से 3 ऑलरेडी बना चुके हैं. अब आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ जो है ये साइक्लिक है. ये साइक्लिक ग्राफ है, इसका मतलब है कि ये नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है. ये CS नहीं है. इट इज नॉट CS, इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. ठीक है. अब बात आती है कि क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं. तो उसी पॉइंट पे हम लोग आना चाहते थे कि सर व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें ग्राफ को देखना पड़ेगा, हमें व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी. सो हाउ वी कैन परफॉर्म व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्टिंग, कैसे परफॉर्म की जाती है. तो देखिए, बहुत आसान शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से व्यू सीरियलाइजेबिलिटी किया जाता है. देखिए इधर, तो अब आपको चेक करना है कि आपका जो स्पेसिफिक शेड्यूल है वो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं. है ना, क्या चेक करना है, व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं. ठीक. तो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं ये पता करने से पहले या ये पता करने के लिए हमें व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है वो पहले देखना पड़ेगा. ठीक है. मतलब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी जो है ना वो व्यू इक्विवेलेंट पे डिपेंड करती है. ठीक है. व्यू इक्विवेलेंट. अब आपको 2 शेड्यूल्स दिए हुए हैं, शेड्यूल S एंड शेड्यूल S1. देयर आर 2 शेड्यूल्स. हमें चेक करना है कि ये जो, या इसको S1 S2 ले सकते हो या SI SJ ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो ना, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है. सपोज देयर इज अ शेड्यूल SI एंड देयर इज अनदर शेड्यूल SJ. हमें देखना है कि ये जो 2 शेड्यूल है ये व्यू इक्विवेलेंट है या नहीं, ये 2 शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट है या नहीं. तो हम कौन कौन सी कंडीशंस चेक करते हैं. तो सबसे पहला एक एजम्पशन, या फिर हम बात करें सबसे एक पहली पॉइंट हम लोग क्या लेके चलते हैं, दोनों में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दोनों में सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम नहीं है तो भैया इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता. तो पहली चीज तो भाई जैसे S1 में T1 T2 T3 है, तो S2 में भी T1 T2 T3, 3 ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन या जितने भी हो, दोनों में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बराबर होने चाहिए. ठीक है. अब सबसे पहला पॉइंट जो हमें दोनों शेड्यूल में चेक करना है वो करना है इनिशियल रीड के लिए. इनिशियल रीड, फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू चेक इज इनिशियल रीड. अब पॉइंट ये कि सर इनिशियल रीड का मतलब क्या है. देखिए, शेड्यूल SI है, इसमें ट्रांजेक्शन TI किसी डेटा आइटम पे रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ठीक है. ये एक ही कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है बेटा, जो वैल्यू इनिशियली मेमोरी में थी. मतलब इनिशियली जब ये शेड्यूल परफॉर्म होना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे मेमोरी में A का वैल्यू 1000 था. तो इस ट्रांजेक्शन ने ये ही वैल्यू रीड करी. मतलब इस रीडिंग के पहले उस पे कहीं पे भी कोई राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ. सो दैट रीडिंग इज कॉल्ड इनिशियल रीड. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनिशियल रीड कहते हैं. ठीक है. तो व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल की पहली कंडीशन क्या है कि अगर शेड्यूल SI किसी डेटा आइटम पे इनिशियल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना, तो ये जो सेकंड शेड्यूल है ना,
ये भी उसी डेटा आइटम पे इनिशियल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, और ये ही ट्रांजैक्शन, इसका टीआई ट्रांजैक्शन इनिशियल रीड परफॉर्म करता है, तो इसका भी टीआई ट्रांजैक्शन इस पे इनिशियल रीड परफॉर्म करे, चाहे इसके पहले कितने भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट, इसके पहले कितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो एक ही वैल्यू रीड करे, ये वही वैल्यू रीड करे जो मेमोरी में 1000 लिखी थी, ठीक है। हो सकता है इसके पहले ये बी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, बी पे जो चाहे वो कर दे, बट ए पे इसने इनिशियल रीड यहां इनिशियल रीड परफॉर्म किया, इसने एक ही वैल्यू रीड करी जो मेमोरी में थी, एक्चुअल ओरिजिनल, तो ये भी वही रीड करना चाहिए। ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। चलिए, इनिशियल रीड आपको टोटल 3 पॉइंट सेटिस्फाई करवाने, अगर 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए तो ये दोनों शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल कहलाएंगे। उसका पहला पॉइंट है इनिशियल रीड। आसान से शब्दों में भाई, इसमें एक ही वैल्यू ये 1000 रीड कर रहा है ना, सबसे जो शुरू की वैल्यू है, तो इसमें भी टी जो है एक ही वैल्यू 1000 रीड करे, बात खत्म, ठीक है, इतना सिंपल है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इसको नोट डाउन अगर कर लिया है तो कर लीजिए, नहीं किया है तो कर लीजिए, और कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए कि नोटेड डाउन हो चुका है या नहीं किया है। चलिए, ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट, फाइनल राइट ऑपरेशन। पहला इनिशियल रीड, सेकंड फाइनल राइट ऑपरेशन। तो शेड्यूल ऐसा ही था सर हमारे पास, इसमें ट्रांजैक्शन T1 और ट्रांजैक्शन T2 थे। सर इसमें ट्रांजैक्शन T2 जो है ना, वो कोई भी ट्रांजैक्शन है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि T2 या T1, कोई भी ट्रांजैक्शन TI TJ लिख दो, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज TI TJ। सर हमारे पास जो शेड्यूल है ना, उसमें जो ट्रांजैक्शन TJ है ना, जो ट्रांजैक्शन TJ है या ट्रांजैक्शन T1 है या ट्रांजैक्शन T2, कोई भी ट्रांजैक्शन है, ये फाइनल राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या है, तो इस राइट के पहले कुछ भी राइटिंग रीडिंग हुआ होगा, बहुत सारे काम हुए होंगे इसके पहले, लेकिन इसके बाद किसी ने भी एक ही वैल्यू को अपडेट नहीं किया। ये जो है ये फाइनल है, ये फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल राइट है, ठीक है। सो इफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये अगर ट्रांजैक्शन T1 है और ये अगर ट्रांजैक्शन T2 है, ठीक है, सो इफ इन शेड्यूल SI ट्रांजैक्शन T2 परफॉर्म फाइनल राइट ऑपरेशन ओवर अ डेटा आइटम A, देन सेम थिंग मस्ट हैपन हियर। तो भैया सेम की सेम चीज यहां भी होनी चाहिए, तो यहां पे भी T2 ही A पे फाइनल राइट परफॉर्म करे, चाहे इसके बाद ऑपरेशन कितने भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन A की वैल्यू इसके बाद किसी और को अपडेट करने का हक नहीं है, तो ये फाइनल राइट है। तो जैसा यहां हो रहा है वैसा का वैसा यहां हो, सेम टू सेम, ठीक है। सो दैट वुड बी द सेकंड पॉइंट। ये पॉइंट कहलाता है फाइनल राइट, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई करे वो। तीसरा और आखिरी पॉइंट, RAW डिपेंडेंसी। देखिए, शेड्यूल SI ट्रांजैक्शन T1 T2, सर यहां पे T2 A का कुछ कंटेंट रीड कर रहा है सर ये इनिशियल रीड नहीं है, मतलब ये वो 1000 वैल्यू नहीं है जो सबसे शुरू में थी, ये जो रीडिंग कर रहा है ना सर, उसको T1 ने राइट किया है सर,
मतलब it perform the reading operation over the updated data. So it is a read after the writing operation, है ना. तो अगर ट्रांजैक्शन T2 कोई ऐसा रीड करता है जो किसी और से अपडेट होके आया, तो ऐसा का ऐसा इधर भी होना चाहिए. भैया इक्विवेलेंसी है ना, तो जो यहां हो वो यहां हो. सो ये राइट है, ये रीड है, इनके बीच में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है. बट ये जो भी एक ही वैल्यू को रीड करे ना बेटा, वो इसी के थ्रू राइट होके आनी चाहिए. बस ये पॉइंट है, दैट वुड बी द पॉइंट. तो कोई भी दो शेड्यूल इन पॉइंट्स को अगर सेटिस्फाई करता है तो उनको हम व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल कहते हैं. उनको हम व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल कहते हैं. देखिएगा, क्यों मैंने कहा था कि जो व्यू सीरियलाइजेबल पॉइंट है वो व्यू इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को यूज करता है. क्यों मैंने कहा था, ठीक है. तो अगर हमें चेक करना है कि एक शेड्यूल एस है, ये व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं, ठीक है. तो व्हाट वी कैन से, एस शेड्यूल एस इज व्यू सीरियलाइजेबल, साथ के साथ लिखते जाइएगा. शेड्यूल एस इज व्यू सीरियलाइजेबल इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स सीरियल शेड्यूल. ठीक है. कोई भी शेड्यूल हमें एस दिया हुआ है, हमें उसे चेक करना है कि वो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं. तो वो शेड्यूल उसके किसी भी एक सीरियल शेड्यूल से, किसी भी एक सीरियल शेड्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज आपके पास एक शेड्यूल है उसमें 3 ट्रांजैक्शन है, तो उसके कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है, 6 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है. तो ये जो शेड्यूल है ना, उन 6 में से किसी भी एक के व्यू इक्विवेलेंट होना चाहिए. अगर ऐसा है तो वो शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहलाता है. तो वो शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहलाता है. ठीक है. देन वी कैन से दैट कि दैट शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल. अब देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको ये पूरी पिक्चर को क्लियर करता हूं. देखिए सी हियर, एक शेड्यूल लिया मैंने, ट्रांजैक्शन T1 T2. देखना बेटा, रीड ए राइट ए, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी, रीड बी राइट बी. ठीक है. अब ये शेड्यूल मैंने आपको चेक करवाया था, अभी चेक करवाया था ना, अभी किया था. इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. तो बेटा इस डेफिनेशन के हिसाब से इट इज ऑल्सो व्यू सीरियलाइजेबल. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये व्यू सीरियलाइजेबल भी है, मतलब ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तो ये व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा. हाँ सर होगा, जो आपने शुरू में लिखवाया था, सबसे शुरू में, उस हिसाब से तो होगा. अब वेरीफाई कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा उससे कि ये व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं. देखो, तो आपको क्या करना है बेटा, इसके इक्विवेलेंट एक और शेड्यूल बना के चेक करना है जो कि क्या हो, सीरियल हो. किसका सीरियल सर, इसी का ना, इसी का सीरियल. देखते हैं सर, इसके तो 2 सीरियल पॉसिबल है सर.
दो पॉसिबल है। दो कैसे बेटा? सर या तो पहले T1 के सारे एग्जीक्यूट कर दो, फिर T2 के सारे कर दो, एक ये, या T2 के पहले सारे कर दो, T1 के बाद में कर दो, एक ये। तो किसके व्यू इक्विवेलेंट होना चाहिए सर? तो बेटा दोनों में से किसी के भी हो, किसी भी एक के होना चाहिए। अगर उन दोनों में से किसी भी एक के व्यू इक्विवेलेंट है तो ये व्यू सीरियलाइजेबल है, और अगर दोनों में से किसी के भी व्यू इक्विवेलेंट नहीं है तो ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, ऐसा पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं, एक बना के देख लेते हैं। रीड ए, राइट ए, रीड बी, राइट बी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट T1 के पहले लिख दिए, T2 के बाद में लिख देता हूं। रीड ए, राइट ए, रीड बी, राइट बी। ठीक है, ओके सर, लेट्स चेक। डेफिनेटली अब कितने डेटा आइटम है बेटा यहाँ पे? सर ए है और बी है, तो तीनों कंडीशन हर एक डेटा आइटम के लिए चेक करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए के लिए कर ली, बी के लिए नहीं करी, ऐसा नहीं, सबके लिए चेक करना है। ठीक है सर, पहला चेक करते हैं इनिशियल रीड। कैन वी से दैट इट इज इनिशियल रीड ऑफ T1? यस और नो? इनिशियल रीड ऑफ ए, ये ए का इनिशियल रीड है और ये बी का इनिशियल रीड है। यहाँ पे बताओ है या नहीं? ये इनिशियल रीड है या नहीं? ये दोनों इनिशियल रीड है या नहीं? ए पे इनिशियल रीड है और ये बी पे इनिशियल रीड है। आप देख सकते हो इसके पहले किसी ने बी की वैल्यू को अपडेट नहीं किया और इसके पहले किसी ने ए की वैल्यू को अपडेट नहीं किया। क्या ये ए इनिशियल रीड है? नहीं सर, क्योंकि ये तो अपडेट करके रीड करेगा ना बेटा, ये तो अपडेट करके रीड करेगा। तो ये दोनों इनिशियल रीड हो गए। तो आप देख सकते हैं कि शेड्यूल एस में ट्रांजैक्शन T1 दोनों पे इनिशियल रीड करता है। ठीक है, सेम थिंग मस्ट हैपेंड हियर। चलिए ये देखिए, ये ए का इनिशियल डेटा रीड कर रहा है। हाँ सर, इसके पहले किसी ने इसके पहले ए किसी ने राइट नहीं किया, तो ये सबसे पहला है। देखो इसके पहले किसी ने बी को राइट किया क्या? नहीं सर, तो ये भी इनिशियल रीड है। सो इनिशियल रीड कंडीशन बेटा दोनों सेटिस्फाई करते हैं, सेम आ रही है। दूसरा पॉइंट, फाइनल राइट। देखो ये जो राइट है ए पे, इसके बाद किसी ने ए को अपडेट किया क्या? नहीं किया ना, तो ये फाइनल राइट है बेटा, ये फाइनल राइट है। इसके बाद किसी ने बी को अपडेट किया क्या? नहीं किया ना, तो ये फाइनल राइट है, ये फाइनल राइट है। तो सर इसके बाद ए कहीं अपडेट नहीं हुआ, सर इसके बाद बी कहीं अपडेट नहीं हुआ, तो ये दोनों फाइनल राइट है सर, ये दोनों फाइनल राइट है। इसके बीच में राइट हो रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है यार, फाइनल देखना है, फाइनल देखना है, उसके बाद कहीं नहीं होना चाहिए। सर देखिए सर ये राइट कर रहा है, इसके बाद कोई और ए को अपडेट नहीं कर रहा सर, ये फाइनल राइट है सर। ये राइट कर रहा है, इसके बाद कोई अपडेट नहीं कर रहा है सर, ये फाइनल राइट है सर। तो यहां पे भी इन दोनों पे फाइनल राइट T2 कर रहा था, द सेम थिंग मस्ट हैपेंड हियर। यहां पे भी दोनों पे फाइनल राइट T2 ही कर रहा है, दोनों पे फाइनल राइट T2 ही कर रहा है। ठीक है, चलिए सर दो पॉइंट तो सेटिस्फाई करवा दिए, थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्या है। लेट्स सी, ये कैसा रीडिंग ऑपरेशन है बेटा? सर ये वो रीडिंग ऑपरेशन है जिसको T1 ने राइट किया था सर। तो सेम वहां भी होना चाहिए सर। ये जो रीड कर रहा है ना सर, इसको भी राइट तो सर T1 ने ही किया है, आप देख सकते हो, ये वही डेटा रीड कर रहा है सर। तो जैसा यहां वैसा वहां सर, ये रीड ए कर रहा है, रीड भी कर रहा है सर, और इसको इसने राइट किया था। जैसा यहां वही यहां है क्या? यस सर, ये भी रीड भी कर रहा है और इसको इसी ने राइट किया है सर। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? यस, इट इज VS। क्लियर है बेटा? ये द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल और नॉट? एक बार रिप्लाई करके बताएं।
थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, इसने ए का डेटा आइटम रीड किया, जिसको पहले किसने लिखा था, T1 ने लिखा था, तो ये RAW है। तो अगर यहाँ पे भी T2 A का कोई डेटा रीड करता है तो उसको किसने लिखा हुआ होना चाहिए, T1 ने, ये भी RAW है। तो बस ये ही तो चेक करवानी है, सेम B के लिए भी चेक करवा दी। S1 को मर्ज कैसे किया बेटा, सीरियल बनाना है ना, सीरियल बनाना है तो ये सारे स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होने चाहिए सीरियल शेड्यूल में, तो ये सारे एक साथ कर दिए। और T2 को सीरियल बनाना है तो T2 के सारे एक साथ होने चाहिए, तो ये बाद में कर दिए। अमितेश बेटा आपका डाउट जो है कि 24 से के बाद एक कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल अच्छा डाउट है, तो मैं बता दूंगा कि कैसे चेक करेंगे ना। सो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, है ना, कि हाउ वी कैन डू दैट सर, कैसे किया जा सकता है या कैसे कर सकते हैं, है ना। डोंट वरी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो। यस आलोक, 4 है तो 24 से कैसे चेक करेंगे बताएंगे, ठीक है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग चेक करेंगे। T1 T2 रीड ए राइट ए रीड बी राइट बी रीड बी राइट बी। बेटा वो दोनों व्यू इक्विवेलेंट है, इसलिए एस व्यू सीरियलाइजेबल। देखिए आपको एग्जाम में क्या है, सिर्फ ये दिया होगा, इसका सीरियल तो इसको देख के ही बनाओगे ना, और अगर ये इसके सीरियल के इक्विवेलेंट आ गया तो ये व्यू सीरियलाइजेबल है, ऐसा। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, इट्स ओके, बट व्यू सीरियलाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमें व्यू सीरियलाइजेबल के बारे में बताना है। हाँ बेटा साइक्लिक है तो ये CS नहीं है ना, बट VS तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। VS के बारे में तो अगर CS होता तो 100% VS होता, बट CS नहीं है तो VS हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट है। देखो क्या करेंगे सर, कैसे पता करें, कैसे चेक करें, तो देखो बेटा S1 यस सर, T1 T2 सीरियल सर किसको ले, चलो पहले T1 के सारे लिख दो, फिर T2 के सारे लिख देना। ये ए का इनिशियल डेटा रीड कर रहा है, यस सर, ये भी ए का इनिशियल डेटा रीड कर रहा है सर, कैसे, तो बेटा इन दोनों के बीच में कहीं राइटिंग हुई क्या, नहीं। ए के इनिशियल वैल्यू मेमोरी में 1000 लिखी थी, तो ये भी वही पढ़ेगा जो ये पढ़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि बीच में कोई राइटिंग तो हुई नहीं ना, तो ये भी ए की इनिशियल वैल्यू रीड करेगा और ये भी ए की इनिशियल वैल्यू ही रीड करेगा, मतलब ये दोनों इनिशियल रीड ऑपरेशन है ए के ऊपर, ठीक है। बी पे कौन इनिशियल रीड कर रहा है, सर ये जो रीडिंग है ये इनिशियल रीड है, क्या ये इनिशियल रीड है, नहीं सर, ये तो यहाँ से पढ़ने के बाद कर रहा है ना, तो ये इनिशियल रीड नहीं है, ये इनिशियल रीड है। चलिए तो 1 2 3 सेम वैसा वहां पे भी होना चाहिए, हाँ सर।
ए का ये कौन सा डेटा रीड कर रहा है सर? इनिशियल डेटा रीड कर रहा है सर, वेरी गुड। ये कौन सा डेटा रीड कर रहा है? क्या ये इनिशियल डेटा है? नहीं सर, ये तो अब इसके पहले तो इन्हें राइट कर दिया ना सर, सो इट इज नॉट अ इनिशियल डेटा, नॉट अ इनिशियल रीड। मतलब सर ये इनिशियल रीड कर रहा है बट ये इनिशियल रीड नहीं कर रहा, तो कंडीशन फेल हो गई ना। एक भी कंडीशन फेल हो गई तो ये इसके व्यू इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट व्यू इक्विवेलेंट टू दिस। तो सर अगर इसके व्यू इक्विवेलेंट नहीं है तो किसी और के हो सकते हैं क्या? तो बेटा व्यू इक्विवेलेंट इसके तो नहीं है। अब आपसे पूछा था कि क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं, तो एक और पॉइंट था कि इसके नहीं है, तो हो सकता है कि इसका जो दूसरा सीरियल शेड्यूल हो उसके हो जाए। ठीक है सर, वो देख लेते हैं, वो क्या हो सकता है बेटा? तो सर वो हो सकता है T2 T1। सर T2 के पहले सारे एग्जीक्यूट कर दो, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी। ठीक है, इससे चेक कर लेते हैं, इससे चेक कर लेते हैं। तो ये तो सेम है सर, यहां ये इनिशियल रीड कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस दोनों ही ए पे इनिशियल रीड करने चाहिए, दोनों ही ए पे इनिशियल रीड करने चाहिए। सो सर ये तो इनिशियल रीड कर रहा है, लेकिन सर अब ये नहीं कर पा रहा सर, क्योंकि इसने अपडेट कर दिया। सो इट इज नॉट अ इनिशियल रीड, मतलब ये इसके भी व्यू इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट व्यू इक्विवेलेंट टू दिस। तो भैया ये शेड्यूल ना इसके इक्विवेलेंट है ना इसके इक्विवेलेंट है, मतलब ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, हेंस इट इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल। तो ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है बेटा, इट इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, इट इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, इट इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल। सर ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसको कैसे सॉल्व करें? देखो बेटा पहले प्रोसीजर समझो, ये प्रोसीजर है, ये तरीका है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना जाना पड़ सकता है ना। अब भाई एक ने पूछा था कि सर अगर 4 ट्रांजेक्शन हुए तो 24 होगा, तो उसका आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। सर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी ये प्रोसीजर याद रखो, प्रोसीजर याद रखो। फिर इसके शॉर्टकट्स हम लोग देखेंगे कब? कल देखेंगे इसके शॉर्टकट्स, ठीक है। तो कल फ्रेश माइंड से जब क्लास चालू करेंगे ना, उसी टाइम पे सारे शॉर्टकट देख लेंगे, तो भाई अच्छे से दिमाग में उतर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना क्लियर है जो अभी हमने डिस्कस किया, इतना क्लियर है जो अभी हमने डिस्कस किया। कल का टाइमिंग बेटा जहां तक है हम 5 बजे से शुरू करेंगे, 5 से 5 to 10 या 5 to 10:30 है ना, बीच में एक ब्रेक भी ले लेंगे, तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, है ना। एप्लीकेशन पे आ जाएगा टाइम आपके पास। सो 5 to 10 या 5 to 10:30 है ना, जो भी ऐसा होगा, बीच में एक गैप ले लेंगे आधे घंटे का। यस आज का क्लास एंड है, टुडे इज द डी एंड, आज की क्लास एंड है बेटा। ओके अंशुल, गुड। अमित इस क्वेश्चन नंबर 13 सेल्फ प्रैक्टिस बेटा कल कर लेते हैं, अब इसको अपन, है ना, कल कर लेंगे, है ना, या फिर हाँ कल क्लास में ही कर लेंगे, बाकी सब बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर बाकी को भी डाउट है तो, है ना। वैसे या विल एक्सप्लेन यू टुमारो, ठीक है। नहीं बेटा ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इनको साथ में लिखना है, सिर्फ इनको साथ में लिखना है, ये सभी साथ में ऐसे लिख दिए T1 के अंदर, इनमें कोई रीशफलिंग या रीशेड्यूल नहीं करने, इनको सिर्फ एक साथ लिखे हैं मैंने, और कुछ नहीं किया। अमृता कुमार, ओके, बार का एग्जाम है 3 से 5, 5:30, ठीक है बेटा। 5:30 से स्टार्ट कर लेंगे, फिर 5:30 से 10:30 ऐसा ले लेंगे, ठीक है। सो ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम 5:30 इफ देयर इज अ बार्क एग्जाम, तो 5:30 से चालू करके 10:30 तक ले लेंगे।
मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये फ्रेश बैच है, ठीक है, आप इसको 2.0 बोल सकते हैं। तो सीआरटी में नए सिरे से C++ स्टार्ट किया गया प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में। एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो आप लोगों का स्टार्ट होगा फ्राइडे से, और फर्स्ट क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वो भी हो चुकी है, ठीक है। तो अगली जो क्लास है, नेक्स्ट जो क्लास है वो संडे होगी। तो ऐसा पूरा का पूरा एक न्यू बैच के फॉर्म में स्टूडेंटों का गजब का रिस्पॉन्स है। बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, देखो यूट्यूब पे आपके लिए C++ चल रहा है, वो लाइव ऑनली सेशन है, ठीक है। बट अगर आप लाइव ऐप पे CRT का प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो सारी गाइडेंस के साथ में आपको जो प्रीवियस सेशंस हैं वो भी सारे मिल जाते हैं, प्लस जो अभी लाइव सेशंस हैं वो भी सारे मिल जाते हैं। तो देर मत करिएगा, कैंपस का माहौल बस स्टार्ट होने वाला है। तो आप जो है अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करिए गेट एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।